हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेटा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा ह्यूमन फिजियो के एक और चैप्टर को हम आपके आगे आज लेके आ चुके हैं। तो आज हम बेटा क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो जैसा कि बेटा आपको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है कौन सा बेटा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने वो आपको करा दिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से कराया है। बिल्कुल जीरो से लेके बेटा हीरो लेवल का जो है हमने उन लेक्चर्स के अंदर आपको पढ़ाया है। मैंने बिल्कुल बेटा ये मान के सामने वाले बच्चे को पढ़ाया है कि उसे कुछ भी नहीं आता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। और उसी सेम तरीके से बेटा हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन भी पढ़ाएंगे कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से लेके उसको जो है बेटा हमें लेके चलना है और पूरा का पूरा चैप्टर जो है समझाना है। ठीक है, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे कौन सा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर में आप पढ़ते क्या क्या हो बेटा, एक तो इसके अंदर आप पढ़ते हो बॉडी फ्लूइड, यानी कि आपके बॉडी के कौन कौन से फ्लूइड है। ठीक है, जिसमें से मेन जो फ्लूइड है बेटा आपका होता है ब्लड, और जो दूसरा होता है वो होता है बेटा लिम्फ। ठीक है, फिर आप जो है बेटा क्या आप पढ़ते हो बेटा पंपिंग ऑर्गन के बारे में, जो इसका सर्कुलेशन कराने में हेल्प करता है। कौन सा बेटा, आप हार्ट के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, इसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी बातचीत है वो सारी हम बेटा इस चैप्टर में आपसे करेंगे। तो बेटा आज है इसका लेक्चर 1, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। देन हम जो है बेटा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्लड के पार्ट्स पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमने जो है जब आपको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताया था तो हमने ब्लड के आपको दोनों पार्ट बता दिए थे, एक लिक्विड पार्ट एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, लिक्विड पार्ट को कहते हैं आपके क्या बेटा, लिक्विड पार्ट को कहा जाता है आपके प्लाज्मा। और जो आपका सॉलिड पार्ट होता है उसे कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि आपके कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर बेटा ब्लड सेल्स और आपके सेल फ्रेगमेंट्स आते हैं। जिसमें से एक ब्लड सेल आज हम पढ़ेंगे बेटा, रेड ब्लड सेल। याद आ रहा है बेटा पुराने लेक्चर का आपको। अगर बेटा आप पुराना पढ़ के नहीं आए हो और सीधे के सीधे आप जो है बेटा इस लेक्चर को यहाँ पर लेने आ रहे हो, तो मैं कहूंगा यार थोड़ी सी आप गलती कर रहे हो बेटा। देखो, लिंक बना होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसे स्किपिंग करते हुए आगे चलोगे ना तो चीजें आपके लिए बेकार हो जाएंगी, खतरनाक हो जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बेटा सब्जेक्ट से। ठीक है, तो कभी भी बेटा ये एक लेक्चर छोड़ के दूसरे लेक्चर में आ जाना, देन ये जो जंपिंग चलती है ना, ये थोड़ी ठीक नहीं रहती है। ठीक है, बाकी हम बेटा पढ़ाते बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल का है, इसकी तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा अब जो है एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोट्स बनाना बच्चों बहुत ही ज्यादा जो है आपका जरूरी है। तो आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, या तो आप लेक्चर देखते हुए बना सकते हो, दूसरा ऑप्शन है कि बाद में आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और वहां से नोट्स बना लें। अब ये आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो बेटा ये जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको भी एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा लिंक दे रखी है, आप उसके थ्रू भी जो है वहां से टेलीग्राम चैनल को जो है आप क्या कर सकते हो बेटा, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां से आपको इसके ही नोट्स नहीं, बाकी जितने भी चैप्टर अब तक कराए हैं बेटा उन सबके नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा कंटिन्यू करें, आगे पढ़ना है इस लेक्चर को। चलो आओ, चलो शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहला मेरा आपसे जो सवाल है वो ये रहेगा, देखो थोड़ा ध्यान से। तो जो सबसे पहले मेरा सवाल है, सुनो क्या है। तो बेटा जो सबसे पहले मेरा सवाल, एक मिनट में चश्मा रख देता हूँ। तो बेटा सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि व्हाई वी नीड बॉडी फ्लूइड, हमें आखिर बॉडी फ्लूइड की नीड क्या है, और फिर हम उसका सर्कुलेशन क्यों करा रहे हैं। तो बेटा अगर मैं फिर वही कह रहा हूँ, किसी ने हमसे लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसे अच्छे से पता होगा कि हमें बॉडी फ्लूइड्स की बेटा क्यों जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो, क्योंकि मैंने जो है बेटा लास्ट चैप्टर में ये वाली बात आपको बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको, आपको याद है बेटा, आपने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल पढ़ा था, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है आपने पढ़ा था। तो बेटा वहां हमने एक बात बताई थी, आपने ये देखा था जो आपका गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इसको टिश्यू से लेके एल्विलाई तक और एल्विलाई से लेके टिश्यू तक इनको ले जाने का काम कौन कर रहा था। तो आपने जवाब दिया था बेटा ब्लड कर रहा था। तो ब्लड बेटा एक्चुअली में क्या है, ब्लड आपका एक मीडियम है जिसके थ्रू आपके बेटा क्या कहते हैं, सब्सटेंसेस का जो है आपका क्या होता है, आपका एक्सचेंज होता है, आप कह सकते हो। इसके अलावा आप कह सकते हो मूवमेंट होती है बेटा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। समझ रहे हो, जिसके अंदर बेटा आपके ऑक्सीजन आ जाती है, आपके न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। समझ रहे हो, इसके अलावा बेटा वेस्टफुल प्रोडक्ट्स भी आपकी बॉडी में बनते हैं, जैसे कि बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, तो उसको रिलीज आउट करना भी जरूरी है। बनी कहाँ थी बेटा, टिश्यूज में बनी थी आपके। निकालोगे कैसे इसको, आपको एटमॉस्फेयर में छोड़ना है बाहर बेटा,
तो क्या तरीका था, आपने उसे ब्लड में जो है बेटा लेके गया था, ब्लड जो है उसको लेके गया था एल्वियोलाई में, देन एल्वियोलाई ने उसको बेटा आपके बाहर जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। आपको समझ में आ गया? तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं बेटा उसकी मूवमेंट के लिए जो है आपका ब्लड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको समझ में आया बेटा क्यों हमें एक बॉडी फ्लूइड की जरूरत है और उसका सर्कुलेशन क्यों हो रहा है। समझ गए आप? अगर अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो चलो बेटा लिखना शुरू करते हैं। देखो तो बेटा अब आप क्वेश्चन क्या लिखोगे? क्वेश्चन लिखोगे व्हाई वी नीड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। देखो अब जो है बेटा क्वेश्चन आप डालोगे और क्वेश्चन आपका क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, व्हाई वी नीड बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। आखिर हमें क्या जरूरत है? व्हाई वी नीड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, व्हाई वी नीड बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। देखो जरा ध्यान से आ जाओ, व्हाई वी नीड बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। तो बेटा इसका आंसर तो आपको मिल चुका है, और आंसर मैंने क्या दिया था? आंसर मैंने आपको दिया था बेटा ये, देखो जरा ध्यान से, आंसर क्या था इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो बेटा आपका आंसर था वो ये था कि आपको सब्सटेंसेस की बेटा मूवमेंट करनी है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब क्या क्या हो सकते हैं वो सब्सटेंस? आपके ऑक्सीजन हो सकता है, आपके न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, इसके अलावा बेटा आपको रिमूव भी करना है। क्या रिमूव करना है? आपको बेटा वेस्टफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए जो है बेटा आपको किसकी नीड होती है? आपको जो एक बॉडी फ्लूइड की नीड होती है और उसके सर्कुलेशन की जो है आपको जरूरत है, जिससे कि आप एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज सकें। ठीक है बेटा, तो देखो आप क्या लिखोगे? आप बेटा लिखोगे फॉर द मूवमेंट ऑफ, आप लिखोगे बेटा फॉर द मूवमेंट ऑफ, देखो फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर, फ्रॉम वन, नहीं एक्चुअली इसकी जगह बेटा इस तरीके से लिखते हैं, एक मिनट दो रुको, आप लिखो बेटा फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल, टू द सेल, जिससे कि बेटा आप सेल तक कोई चीज पहुंचा सकें और सेल से उस चीज को निकाल भी सकें, एंड फ्रॉम द सेल, एंड फ्रॉम द सेल। अब बेटा आप पहुंचाओगे क्या क्या? फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टू द सेल, तो आप क्या क्या पहुंचाओगे? आप पहुंचाओगे बेटा ऑक्सीजन, आप पहुंचाओगे बेटा न्यूट्रिएंट्स, और अदर थिंग्स भी हो सकती है बेटा पहुंचाने के लिए। ठीक है, अभी हम दो ही चीज यहां पर लिख देते हैं, जैसे कि बेटा किसी को ऑक्सीजन पहुंचाना है, किसी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने, और फ्रॉम द सेल आप क्या कराना चाहते हो? वहां से बेटा रिमूव कराना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे? आप यहां इस तरीके से एरो डालोगे और लिखोगे रिमूव, आप लिखोगे बेटा क्या? आप लिखोगे बेटा रिमूव वेस्ट, आप लिखोगे बेटा रिमूव वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज CO2, वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज CO2। तो आपको ये समझ में आया या नहीं आया, मुझे इतना बताओ। आपको समझ में आ गया बेटा हमें क्यों जरूरत है बॉडी फ्लूइड और उसके सर्कुलेशन की, जिससे कि बेटा हम सब्सटेंसेस को मूव कर सकें टू द सेल, सेल तक पहुंचा सकें और सेल से सब्सटेंस निकाल सकें। पहुंचाना क्या चाहोगे? ऑक्सीजन पहुंचाना चाहोगे, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना चाहोगे, रिमूव क्या करना चाहोगे? वेस्टफुल और बेटा हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बेटा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे उनको आप निकालना चाहोगे, जैसे कि बेटा आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं तो बेटा देखो आगे, तो बेटा आप दो तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो, एक तो होते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं बेटा आपके हायर ऑर्गेनिज्म। जब हम बेटा सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम एक्चुअली कह रहे होते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स। अभी शायद आपको ज्यादा समझ में ना आए वर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जब हम बेटा आपको एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तब वहां पर आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अभी मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना समझ लो। तो बेटा जो आपके सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली आपके क्या होते हैं बेटा? लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं बेटा स्पंजेस। स्पंजेस किसमें आते हैं? आपके स्पंजेस आते हैं बेटा पॉरीफेरा के अंदर। फिर आप देखते हो बेटा हाइड्रा, हाइड्रा किसके अंदर आता है? हाइड्रा आता है बेटा आपका सीलेंट्रेट्स के अंदर। तो आप देखते हो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर आपके स्पंजेस आ जाते हैं, आपके हाइड्रा आ जाती है बेटा,
यानी कि पॉरीफेरा सीलेंट्रेट। तो ये लोग पता है आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये बेटा आपको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। इनका जो हैबिटेट होता है वो आपके एक्वेटिक होता है। तो अब ये क्या करते हैं, ये बेटा वाटर की हेल्प से ही क्या करते हैं बेटा, आपके चीजों को मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से जो है बेटा इनका क्या करता है, इनका क्या चलता है, इनका सर्कुलेशन चलता है। यानी कि इनके पास कोई अदर फ्लूइड नहीं है। समझो बेटा, हमारे पास जैसे कि ह्यूमंस की आप बात करते हो तो हम बेटा आपके वर्टिब्रेट्स में हाइयर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि हम बेटा किसके अंदर आते हैं, मैमल्स के अंदर ही आपके ह्यूमन आता है, तो उनके पास स्पेशल फ्लूइड होता है। क्या क्या होता है, आपके पास ब्लड होता है बेटा, हमारे पास अपनी बात कर रहा हूं मैं, मेरे पास बेटा ब्लड है, मेरे पास बेटा लिम्फ है। तो हम इनकी मदद से जो है बेटा क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स या फिर सब्सटेंसेस कर रहे होते हैं। यानी कि स्पेशल फ्लूइड्स हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं हाइयर वर्टिब्रेट्स के अंदर, बट लोअर ऑर्गेनिज्म में आपको जो है बेटा इस तरीके के फ्लूइड्स नहीं देखने को मिलते हैं। वहां पर क्या होता है, सिंपली जो आपका वाटर होता है बेटा वो उनकी बॉडी के थ्रू जो है आपकी क्या करता है, सर्कुलेट करता है, और वो जो है बेटा आपके फैसिलिटेट क्या करता है, फैसिलिटेट वही बेटा आपके हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, न्यूट्रिएंट्स में और अदर थिंग्स के अंदर। आप देखोगे जैसे कि फीडिंग हो गया बेटा, रेस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। अभी बेटा मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो आप क्या लिखोगे, देखो आप जो है बेटा यहां पर क्या लिखोगे, इस तरीके से एरो बनाओगे और आप यहां पर लिखोगे बेटा, जैसे कि आप देखते हो लोअर इनवर्टिब्रेट्स। तो कौन होते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स, आपके बेटा सिंपल ऑर्गेनिज्म, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, एक मिनट बेटा, इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स कौन आते हैं बेटा इनके अंदर, इनके अंदर आते हैं आपके सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म ये हो गया। जैसे कि देखो बेटा कौन आते हैं इसके अंदर, देखो ध्यान से, एक आपको देखने को मिलते हैं बेटा स्पंजेस हो गया, जैसे कि दूसरा आपका हो गया बेटा जैसे कि हाइड्रा। अब बेटा जब स्पंजेस की बात करते हैं तो देखो जरा ध्यान से, ये आपके आते हैं किसके अंदर बेटा, आपके पॉरीफेरा में। अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट देना, एक ये देखो, जैसे कि बेटा यहाँ आपके क्या गया, स्पंजेस आते हैं बेटा आपके पॉरीफेरा में। शायद बेटा अभी आपको इस समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो वहां हम आपको बेटा डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स पढ़ाएंगे, जिसके अंदर आप देखोगे क्या बेटा, एक पॉरीफेरा देखोगे, एक सीलेंट्रेटा देखोगे। वैसे मुझे जितना याद है बेटा, इससे रिलेटेड हमने बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी वहां पर जब हमने आपको बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताए थे डिफरेंट डिफरेंट, तब इसका जिक्र वहां पर करा गया था, ठीक है। देखो तो बेटा पॉरीफेरा आ गया यहाँ पर, और हाइड्रा आपका आता है बेटा किसके अंदर, हाइड्रा आता है बेटा आपका सीलेंट्रेट के अंदर। इसके अंदर आता है बेटा आपके आता है सीलेंट्रेट के अंदर, सीलेंट्रेट के अंदर, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया, ये क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये बेटा किसके थ्रू मूव करते हैं, ये बेटा वाटर के थ्रू जो है आपकी सारी की सारी मूवमेंट करते हैं। किस तरीके से करते हैं, अब मैं आपको बेटा एक्चुअली में क्या करते हैं, मैं आपको स्पंजेस का आपको जो है डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो एक मिनट, कलर कौन सा लें, आ जाओ, चलो पिंक ही कलर लेते हैं। देखो अब जो है बेटा मैं स्पंजेस आपके आगे बनाने वाला हूं, तो जरा ध्यान से आप देखिएगा। ये एक मिनट, ये देखो जरा ध्यान से, स्पंजेस मैं आपके आगे लिए बना रहा हूं बेटा। ये देखो, एक मिनट से कलर कर देते हैं, जरा ध्यान से देखना, अभी बनाने दो मुझे, फिर मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं चीजें। देखो ये देखो, ये आपका हो गया। देखो अब जरा ध्यान से आप देखना, ये हो गया बेटा इसका माउथ, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, देखो बेटा होता क्या है, इनके पास मिलते हैं बेटा बॉडी में इस तरीके से पोर्स। ये इसकी बॉडी है बेटा, देखो ये रहा एक पोर। एक मिनट यार क्या हो गया, ये इरेजर क्यों नहीं काम कर रही। ये देखो बेटा इस तरीके से इसकी बॉडी में मिलते हैं आपको पोर्स। देखो इस तरीके से देखने को मिलते हैं बेटा आपको पोर्स, दिख रहे हैं बेटा ये पोर्स। देखो अब होता क्या है बेटा, इनके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट है बेटा वाटर। इनके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट है बेटा आपके वाटर।
और जब बेटा वाटर इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कमाल की चीज। देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा अब इनकी सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, इनकी सराउंडिंग में बेटा इस तरीके से आपका क्या है, जल ही जीवन है। तो क्या प्रेजेंट है बेटा, वाटर प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ये होते हैं बेटा आपके एक्वेटिक, इनका जो हैबिटेट होता है वो होता है बेटा एक्वेटिक। ठीक है, देखो इस तरीके से आपके वाटर प्रेजेंट है। देखो ये वाटर हम बना देते हैं अच्छे से बेटा। अब होगा क्या, अब जरा ध्यान से आप देखना बेटा, होता क्या है। देखो ये आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, ये है बेटा आपके पोर्स। अब बेटा इनको कहते क्या है, इनको कहते हैं बेटा ऑस्टिया, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं। जैसे कि इसके पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं, जो इसके अंदर आपको कैविटी दिख रही है बेटा उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। जो ऊपर की तरफ आपको बेटा माउथ दिख रहा है उसे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। बट इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि जब हम बेटा आपको एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे वहीं पर इसके बारे में इन डिटेल आपसे बात करी जाएगी। यहाँ पर जितना आपको जानना जरूरी है उतना ही आपको बताया जाएगा। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं पोर्स, ये हो गए पोर्स। अब होता क्या है बेटा, इन्हीं पोर्स के थ्रू, और ये क्या है बेटा, ये है आपका पानी। अब देखो बेटा होता क्या है, जरा गौर करके आप देखिएगा, देखिए अब होगा क्या बेटा, इसी पोर्स के थ्रू जो है बेटा आपका देखो फूड इस तरीके से एंटर करता है। फूड जो है बेटा बाहर से इसी तरीके से एंटर करता है। और ये अंदर आपको क्या दिख रही है, अंदर जो आपको दिख रही है बेटा ये है आपकी क्या है, देखो जरा ध्यान से, ये जो अंदर दिख रही है बेटा इसको हम कहते हैं आपकी कैविटी, और इस कैविटी को नाम देते हैं स्पॉन्जोसील। चलो इसका नाम आप लिख ही लो, ये है आपकी बॉडी कैविटी, या फिर हम बॉडी कैविटी लिख दें। चलो हम लिख देते हैं बेटा बॉडी की कैविटी, इसको हम कह देते हैं आपकी बॉडी की कैविटी। अब आप क्या देखते हो, ये जो बॉडी कैविटी दिख रही है बेटा ये इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटा, फूड आपका कहाँ प्रेजेंट है, आपके वाटर में, आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, पोर्स के थ्रू बेटा फूड आपका एंटर करता है। जब फूड एंटर करता है इसके थ्रू, इन्हीं के थ्रू बेटा आपकी गैसेज एंटर करती है। जो डिजोल्व ऑक्सीजन है बेटा जो वाटर में आपके इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या करती है, एंटर करती है। देन जो है बेटा वो ये ऑक्सीजन को लेते हैं, समझ गए आगे। यानी कि क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, फूड को लेते हैं, फूड का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। और इस तरह का जो डाइजेशन होता है इसको क्या कहते हैं बेटा, इंट्रासेल्युलर। पर यहाँ पर हम इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे। जब एनिमल किंगडम में बेटा पॉलीफेरा पढ़ाएंगे वहीं पर इससे रिलेटेड बात करी जाएगी। और जो भी बेटा वेस्टफुल सब्सटेंस होता है उसे थ्रू रिलीज करते हैं, उसे बेटा इस माउथ के थ्रू जो है आपके क्या कर देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं। इस माउथ के थ्रू जो है बेटा आपके क्या कर देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बेटा आपको माउथ। ये क्या दिख रहा है बेटा, ये आपको दिख रहा है माउथ, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से ऑस्क्यूलम। ठीक है बेटा, तो आप क्या देखते हो, ये जो आप देख रहे हो बेटा स्पंजेस यानी पॉरीफेरा, ये जो आप पोर्स देखते हो इसके थ्रू क्या करता है, जो सराउंडिंग में आपका बेटा क्या प्रेजेंट है, आपके जो वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर फूड होगा, वो फूड इसके थ्रू एंटर करता है। आपकी बेटा स्पंजिस की आपकी किसके अंदर जाता है, आपकी बॉडी कैविटी के अंदर जाता है। वहां पर जो है बेटा इस फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी इसी पोर्स के थ्रू एंटर करती है, डाइजेशन होता है। जो भी वेस्टफुल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि एक्सक्रीशन, वो बेटा उस ऊपर वाले माउथ से जो है आपके क्या कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो बेटा आपको समझ में आ गया किस तरीके से जो है आपके लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पंजेस हो गए, आपके हाइड्रा हो गए, इनके अंदर किस तरीके से जो है बेटा आपकी ये प्रोसेसेस चल रही है। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या देखते हो, आप यहाँ पर ये देखते हो कि इनके अंदर कोई भी जो है आपका स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपको कोई ब्लड नहीं देखने को मिल रहा है। जो एक्चुअली में सराउंडिंग का वाटर है वही बेटा आपके सर्कुलेट कर रहा है, कहां से, आपके बाहर से लेके आपके बॉडी कैविटी के अंदर जाता है चीजें लेके, और गंदगी को लेके बाहर से निकल जाता है। समझ में आ गया बेटा आपको, बेहतरीन तरीके से जो है बेटा ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो अब जरा ध्यान से, नीचे मैं लिख दूं बेटा ये पॉरीफेरा है, मैं नीचे लिख देता हूं बेटा ये पॉरीफेरा में एक्चुअली हमने बात करी है किसकी, स्पंज की। ठीक है, स्पंजिस आप यहां पर लिख दोगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा क्या मैं ये वाली बात भी आपके यहां पर लिख दूं, क्या लिख दूं, देखना जरा गौर करके बेटा, इस तरीके से एरो कर बनाते हैं। और अब देखना यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, तो बेटा देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं कि ये क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं वाटर को, कहां से, सराउंडिंग से लेके अपनी बॉडी कैविटी के अंदर। और इसके थ्रू ये क्या फैसिलिटेट करते हैं, ये आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिशन यानी कि बेटा रेस्पायरेशन, आपके डाइजेशन, इन प्रोसेस को जो है बेटा ये करते हैं। इवन जो इनका बेटा एक्सक्रीशन होता है
उसमें भी ये जो सिस्टम होता है यही आपके हेल्प करता है। और पता है इसको क्या कहते हैं सिस्टम को? इस सिस्टम को हम कहते हैं बेटा वाटर कैनाल सिस्टम। तो देखो नीचे मैं लिख भी देता हूं इस बात को। इस सिस्टम को हम कहते हैं बेटा आपके वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम ये बेटा आपको इन डिटेल पढ़ाया जाएगा समय आने पर, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम अभी तो बेटा हमने पूरी तरीके से बताया भी नहीं है आपको, ठीक है। देखो तो आप यहां पर क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहां पर बेटा सर्कुलेट। ये क्या करते हैं? ये आपके बेटा सर्कुलेट करते हैं वाटर, कहां से कहां तक? फ्रॉम सराउंडिंग टू देयर बॉडी कैविटी। फ्रॉम सराउंडिंग टू देयर बॉडी कैविटी। फ्रॉम सराउंडिंग टू देयर बॉडी कैविटी। टू देयर बॉडी कैविटी। और करते क्यों है? जिससे कि बेटा ये आपके क्या कर सकें? टू बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट, टू फैसिलिटेट, टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कॉमा न्यूट्रिएंट्स। टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कॉमा न्यूट्रिएंट्स। यानी कि बेटा रेस्पिरेशन और आपके डाइजेशन की यहां पर बात कर रहा है। समझ में आ गया बेटा? हाँ या ना मुझे इतना आप बता दो। क्या बेटा आपको ये समझ में आ गया? चलो मैं हटता हूं थोड़ी देर के लिए। क्या बेटा आपको समझ में आ गया? जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनको हम सिंपल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि आपके स्पंजेस हो गए, किसके अंदर आते हैं? आपके पॉरीफेरा में। हाइड्रा हो गया, सीलेंट्रेट्स में आते हैं। ये आपके बेटा एक्वेटिक होते हैं, वाटर में आपके प्रेजेंट होते हैं। तो इनके पास क्या होता है? इनके पास एक तरीके से बेटा वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जो कि आपको किसके अंदर देखने को मिलता है? स्पंजेस के अंदर। आप क्या देखते हो? कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू बेटा आपका जो वाटर होता है, जिसके अंदर आपका फूड भी प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपकी गैसेस डिजोल्व फॉर्म में बेटा प्रेजेंट है, वो इन पोर्स के थ्रू बॉडी कैविटी के अंदर एंटर करती हैं। और ये बॉडी कैविटी फिर इसके बाद क्या करती है बेटा? आपके फूड को ले लेती है, आपके बेटा ऑक्सीजन को ले लेती है, और जो वेस्टफुल सब्सटेंस होती है बेटा फिर से इसको इस वाटर में डाल देती है। और फिर जो है बेटा इसके माउथ के थ्रू ये जो है आपके निकल जाते हैं। आपको समझ में आ गया बेटा? लोअर जो आपके क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किस तरीके से जो है बेटा आपके जो है सर्कुलेशन कर रहे हैं, यही ये बताने की कोशिश आपका कर रहा है, ठीक है। देखो अब जरा ध्यान से, अब बात करते हैं बेटा थोड़ी सी हम किसके ऊपर? आपके हायर वर्टिब्रेट्स के ऊपर। देखो जरा ध्यान से, अब हम बात करते हैं बेटा आपके हायर वर्टिब्रेट्स की, जो कि आपके कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हायर वर्टिब्रेट्स, हायर वर्टिब्रेट्स देखो जरा ध्यान से, ये होते हैं बेटा आपके क्या? सिंपल नहीं बेटा, आपके होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। देखो इसमें ये होते हैं बेटा आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बेटा ह्यूमन आपका आ जाता है, आप लिखोगे क्या बेटा? आप लिखोगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक। कौन आता है बेटा इसमें? इसमें आता है आपका ह्यूमन। इसमें कौन आता है बेटा? इसमें आता है आपका ह्यूमन। तो देखो जरा ध्यान से, इसमें आ जाते हैं बेटा आपके ह्यूमंस। और ह्यूमंस में आप क्या देखते हो? ह्यूमंस में आपको देखने को मिलते हैं बेटा स्पेशल फ्लूइड। देखो जरा ध्यान से, ह्यूमंस में आपको देखने को मिलता है स्पेशल फ्लूइड्स। अब ये स्पेशल फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं बेटा? आपको दो फ्लूइड्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो एक मिनट आओ देखो, एक तो देखने को मिलता है आपको बेटा ब्लड। जो सेकंड आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको बेटा लिम्फ। एक तो देखने को मिलता है बेटा आपको ब्लड, एक देखने को मिलता है आपको लिम्फ। अब बेटा आपने ब्लड का नाम तो हमेशा से सुना ही है, बट लिम्फ जो है कुछ बच्चों के लिए नई टर्म हो सकती है। तो बेटा लिम्फ समय आने पे आपको समझाया जाएगा लिम्फ क्या होता है। बट आपको एक बात समझनी है, और वो क्या समझना है ये समझो। जो आपका ब्लड होता है ना बेटा, वो आपका मेन फ्लूइड है बॉडी का। बाकी जितने भी फ्लूइड आप देखते हो, जैसे लिम्फ हो गया, जैसे कि आपने बेटा CSF पढ़ा था, और भी आप फ्लूइड आगे जाके पढ़ोगे, तो बेटा वो सारे के सारे जो फ्लूइड होते हैं वो सारे के सारे आपके बेटा ब्लड से ही बनते हैं, ठीक है। अब ये समय आने पे ही आपको बताया जाएगा कौन कैसे क्या बन रहा है, ठीक है। अभी आपको जो है बेटा इस चीज में दिमाग नहीं लगाना है। तो देखो बेटा आपको समझ में आ गया, ब्लड एंड लिम्फ करते क्या है? ये देखो, ये बेटा आपकी यूज करते हैं, हम इनको क्या करते हैं? यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो बेटा सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए इनको इस्तेमाल करा जाता है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, या फिर आप बेटा मटेरियल भी लिख सकते हैं, सब्सटेंसेस। तो बेटा समझ में आ गया आपको बेहतरीन तरीके से, एकदम अलग लेवल पर जो है बेटा ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो अब चलो बेटा आगे जो है हम क्या करते हैं, आपके शुरू करते हैं। अब देखो, तो अब बेटा आपका शुरू करते हैं ब्लड। अब आप जो है ब्लड के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, पहले आपको थोड़ा सा बताता हूं लिखने से पहले। तो बेटा जो आपका ब्लड होता है ना, वो एक्चुअली में आपका बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब आपको मैंने बेटा टिश्यूज पढ़ाए नहीं है अभी, तो आपके लिए थोड़ा समस्या होगी, बट आपको एज इट इज ये वाली बात याद रख लेनी है कि बेटा जो ब्लड होता है वो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है बेटा। अब होता क्या है बेटा, एक्चुअली में फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। ऑल दो आपसे ये सवाल शायद नहीं पूछा जाएगा, चांसेस है आपसे नहीं ही पूछा जाएगा। अब बेटा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर बेटा आपके जो फाइबर्स होते हैं वो आपके ब्लड के अंदर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। आपके ब्लड में आपको फाइबर्स नहीं देखने को मिलते हैं। जबकि जब हम आपको बेटा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाएंगे तो आप देखोगे बेटा जो कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन पार्ट होता है वो एक्चुअली उसके फाइबर्स होते हैं। तो आपको जो फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं, बट ब्लड एक ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है बेटा जिसके अंदर आपको जो है फाइबर्स नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसके ओरिजिन की। इसका ओरिजिन कैसा है। तो बेटा होता क्या है, जब एक्चुअली में आप एम्ब्रियो होते हो, जब आप बहुत ही मतलब होता क्या है बेटा, आपको पता है स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जो है बेटा आपके क्या बनता है, जाइगोट। उसके बाद बेटा और आगे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो उसी समय क्या होते हैं बेटा, कुछ जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि आपकी होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। अगर आपने सुना हो कभी इनके बारे में, तो आपकी ये जो जर्म लेयर्स होती हैं, इन्हीं 3 जर्म लेयर से आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इन्हीं जर्म लेयर से बने हुए हैं। तो जो आपका ब्लड बना हुआ है वो बेटा आपका किससे बना हुआ है, वो मीजोडर्म से बना हुआ है। इसलिए हम उसको कहते हैं बेटा ब्लड को मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो आपको समझ में आ गया ब्लड को मीजोडर्मल इन ओरिजिन क्यों कहते हैं। क्योंकि ये बेटा आपकी मीजोडर्म जर्म लेयर से जो है आपका बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा पीएच की। आपके ब्लड की आखिर पीएच क्या होती है। देखो थोड़ा ही डाटा है, आपको याद रखना है। ठीक है। जो पीएच की आपकी ब्लड होती है बेटा वो 7.4 होती है। इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा स्लाइटली, ये क्या होती है आपकी एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन का मतलब होता है बेटा आपका बेसिक, तो ये स्लाइटली एल्कलाइन होती है। समझ रहे हो, 7.4 ही होती है। अगर 7 होती तो बेटा न्यूट्रल कहते हैं, बट 7.4 है तो हम कह सकते हैं स्लाइटली बेसिक है आपकी, या फिर आप कह सकते हो स्लाइटली एल्कलाइन है। अगर मैं ब्लड वॉल्यूम की बात करता हूं आपसे, तो मेल में आपको देखने को मिलती है 5 से 6 लीटर, जबकि फीमेल के अंदर यही जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो आपको देखने को मिलती है बेटा 4 to 5 लीटर। आपको समझ में आ गया बेटा। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको यह बताया कि जो आपका ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। चलो बताते भी चलते हैं और लिखते भी चलते हैं साथ साथ। तो आप क्या हेडिंग डालोगे बेटा, अब जो आप हेडिंग डालोगे वो डालोगे आप ब्लड। अब जो हेडिंग डालोगे बेटा वो डालोगे आप ब्लड। देखो जरा ध्यान से, अब आप हेडिंग डालोगे बेटा ब्लड। तो आपका ब्लड कैसा होता है, जो आपका ब्लड है ना बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखोगे वो लिखोगे ये एक्चुअली में आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपका बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है बेटा। समय आने पे बेटा आपको टिश्यूज भी पढ़ाए जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। वहां भी बेटा आपको याद करना था कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो अब यहीं पर ही याद कर लो। तो ब्लड आपका क्या है बेटा, ब्लड है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बट हम इसको एक्चुअल में कहते हैं बेटा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कहते हैं उसका रीजन मैं आपको लिखाऊंगा। बेटा सीटी का मतलब क्या, चलो सीटी नहीं लिखते हैं, पूरा ही लिख देते हैं, आओ कोई ना यार। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये होता है एक्चुअल में फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ये होता है बेटा आपका फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अब इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन लिखो। आप लिखोगे VCOZ मतलब होता है बेटा बिकॉज। ठीक है बेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ VCOZ मतलब बिकॉज। बिकॉज में आप क्या लिखोगे, बिकॉज में आप लिखोगे बेटा फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन ब्लड। आप लिखोगे बेटा फाइबर्स आर कंप्लीटली, फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन ब्लड। आपके बेटा फाइबर्स जो है आपके ब्लड में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। इसलिए हम इसको जो है क्या कहते हैं, आपके फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा आपके फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अब बेटा अगर आपसे वो पूछे ना पूछे कि ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है या नहीं है, बट वो आपसे एक बात पूछ लेगा कि ब्लड के अंदर आपको फाइबर्स देखने को मिलते हैं या फिर नहीं देखने को मिलते हैं, तो आप आंसर दोगे कि जो फाइबर्स होते हैं वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड से आपके एब्सेंट होते हैं फाइबर्स, इसलिए हम इसको जो है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अब बेटा बात कर लेते हैं इसके ओरिजिन की। तो देखो जरा ध्यान से, अगला जो टर्म आता है बेटा वो आती है ओरिजिन। तो इसका ओरिजिन कैसा है,
तो बेटा जो इसका ओरिजिन है वो एक्चुअली में मीजोडर्मल है। कैसा है बेटा, इसका जो ओरिजिन है ब्लड का वो है बेटा आपका मीजोडर्मल। कैसा है बेटा आपका, वो है आपका बेटा मीजोडर्मल। इसके बाद हम बात कर सकते हैं बेटा किस बारे में, हम बात कर सकते हैं ब्लड वॉल्यूम के बारे में। आप लिख लो बेटा वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो जब बेटा आप वॉल्यूम ऑफ ब्लड देखते हो तो आप मेल और फीमेल दोनों के केस में बात करते हो। तो देखो जरा ध्यान से, एक तरफ मैं लिखूंगा बेटा मेल, एक तरफ मैं लिखूंगा फीमेल। तो बेटा यहां पर लिख देता हूं मैं मेल और नीचे लिख देता हूं मैं बेटा आपसे फीमेल, ठीक है। और मैं आपको लीटर्स में जो है वॉल्यूम बता देता हूं। तो बेटा जब आप जो है किसी मेल के अंदर देखते हो तो आपको यही देखने को मिलता है ब्लड 5 से 6 लीटर, जबकि फीमेल के अंदर देखने को मिलता है बेटा 4 से 5 लीटर। तो आपको समझ में आ गया बेटा किसके अंदर कितना मिलता है। देखो दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखेगा, दिख गया बेटा वॉल्यूम ऑफ ब्लड मेल के अंदर कितना है 5 to 6 लीटर, फीमेल के अंदर यही बेटा वॉल्यूम होती है आपकी 4 से 5 लीटर, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं आपसे बेटा पीएच से रिलेटेड। आओ देखो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और देखो यहां पर आप लिखोगे बेटा पीएच। यहां पर आप क्या लिखोगे पीएच। जब बेटा मैं पीएच की बात करता हूं तो आपको देखने को मिलती है ब्लड की पीएच 7.4, जो कि आपकी कैसी होती है, स्लाइटली एल्कलाइन। ये कैसी है बेटा, ये है आपकी स्लाइटली एल्कलाइन, ये है आपकी बेटा स्लाइटली एल्कलाइन। तो आपको समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा आप जो है कभी जब एक टर्म पढ़ सकते हो जो कि होता है हेमेटोलॉजी। क्या क्या टर्म सुन सकते हो आप बेटा, हेमेटोलॉजी। क्या होता है हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी होता है बेटा स्टडी ऑफ ब्लड। आपकी बेटा एनसीईआरटी में ये सब नहीं दे रखा है बट आप लिख लो, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ बड़ा तगड़ा नहीं लिखा रहा हूं जो आप कहोगे कि याद नहीं हो रहा। आप इसको एक बार देख भी लोगे ना तो भी आपको एज इट इज ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो बेटा एक आप टर्म पढ़ते हो जिसे हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा, हेमेटोलॉजी। देखो बेटा एक टर्म आप पढ़ते हो हेमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। देखो बेटा हीम मतलब होता है ब्लड और आपके लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो हेमेटोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड। तो आप क्या लिखोगे बेटा हेमेटोलॉजी में, स्टडी ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड से रिलेटेड स्टडी होती है बेटा उसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। और बेटा आप जो नीट की तैयारी कर रहे हो ना ये सब इसलिए कर रहे हो जिससे कि आप आगे जाके अपने एमबीबीएस के दौरान आप बेटा हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ सको। समझ गए, वहां भी आपको बेटा इस तरह की टर्म्स बहुत, आपको पता है बेटा बायोलॉजी में बहुत सारी टर्म्स हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स हम लिखा देते हैं जो हमें लगता है कि यार ठीक है आपको आनी चाहिए, सारी टर्म्स आपको जानना जरूरी नहीं है। अब बेटा मैं बात करने वाला हूं आपसे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। कंपोजिशन तो बेटा आप जानते हो, ब्लड एक्चुअली में दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक तो है उसका लिक्विड वाला पार्ट, एक है उसका बेटा सॉलिड वाला पार्ट। तो लिक्विड वाला पार्ट होता है बेटा ब्लड का, उसे हम कहते हैं बेटा प्लाज्मा, जिसे आप मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हो। क्या कहा जाता है इसे बेटा, मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है बेटा आपका सॉलिड पार्ट, उसे हम कहते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसके अंदर आपके बेटा ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कॉर्पस्कल्स आती हैं और आपके बेटा सेल फ्रेगमेंट्स आपके आते हैं, ठीक है। जब मैं प्लाज्मा की बात करता हूं तो वो बेटा 55% ऑफ ब्लड है, यानी ब्लड के अंदर जो 55% पार्ट है वो एक्चुअली में बेटा आपका लिक्विड वाला पार्ट है, जिसे हम आपके बेटा क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और जो बचा कुचा 45% है वो है आपका बेटा सॉलिड पार्ट, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब बात आती है सर प्लाज्मा में क्या क्या आता है, तो बेटा प्लाज्मा में आपके आता है बेटा वाटर, ठीक है। इसके अलावा बेटा कुछ आपके अदर सॉल्यूट्स भी आपके आते हैं, ठीक है। जो वाटर होता है वो लगभग बेटा 90 से लेके 92% ऑफ प्लाज्मा जो होता है बेटा वो आपका कौन होता है, वो आपका वाटर होता है, ठीक है। अदर सॉल्यूट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाते हैं बेटा आपके मिनरल्स, जो कि बेटा आपके 6 to 8% होते हैं। और सॉरी बेटा माफ करना, प्रोटीन्स आपके 6 to 8% होते हैं। उसके बाद आप पढ़ते हो बेटा मिनरल्स के बारे में, देन उसके बाद आते हैं बेटा आपके न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारी चीजें मिलकर आपका बनाती हैं बेटा प्लाज्मा वाला पार्ट। जबकि फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो वहां पर बेटा आपके ब्लड सेल्स आती हैं। ब्लड सेल्स के अंदर आती है बेटा एक तो आपकी रेड ब्लड सेल जिसे हम एराइथ्रोसाइट भी कहते हैं, दूसरी आपकी आती है बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम बेटा आपके ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा आपका सेल फ्रेगमेंट, जिसके अंदर आ जाती है बेटा आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी आपके कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी बेटा आगे फर्दर डिवाइडेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स,
जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, जिसके अंदर एब्सेंट होते हैं उसको कहते हैं बेटा ए ग्रेन्यूलोसाइट। समझ गए बेटा। फिर बेटा फर्दर ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर भी आती हैं आपके इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। आपके फिर बेटा आपका जो आता है क्या ए ग्रेन्यूलोसाइट, उसके अंदर आपकी आ जाती है बेटा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। देन बेटा लिम्फोसाइट भी दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो देख रहे हो बेटा कितना सारा जो है बेटा क्या है आपका जो है बेटा आपका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको बेटा। ठीक है, देखो देखो जरा ध्यान से आ जाओ। चलो यहीं पर लिखेंगे यार कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यार यहाँ आ नहीं पाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। तो बेटा आप यहाँ पर क्या डालोगे, आप यहाँ पर डालोगे हेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, या फिर आप लिख सकते हो कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आपकी हेडिंग होगी बेटा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आप लिखोगे बेटा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जरा ध्यान से आप देखिएगा, ये इस तरीके से आप कर लो। और अब जो है बेटा देखो ये आपके दो पार्ट हो गए, एक हो गया बेटा आपका प्लाज्मा वाला पार्ट, एक हो गया बेटा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला पार्ट। तो ठीक है, यहां पर आप क्या लिखोगे, एक मिनट बेटा थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, चलो इनको एरोस को अच्छे से बनाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से करते हैं बेटा, चीजें कर रहे हैं। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा एक्चुअल में क्या होता है, प्लाज्मा होता है बेटा आपका लिक्विड पार्ट जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। प्लाज्मा होता है बेटा आपका लिक्विड पार्ट जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा मैट्रिक्स। तो बेटा मैट्रिक्स के नाम से भी ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब मैट्रिक्स। ठीक है, देखो अरे यार एक मिनट इसे सही करते हैं, आ जाओ देखो। फिर दूसरा जो पार्ट आता है बेटा वो आपका आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। दूसरा जो पार्ट है बेटा उसको हम कहते हैं आपके एक्चुअल में फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ये कैसा होता है बेटा, ये आपका एक्चुअल में सॉलिड पार्ट है। ये है बेटा आपका एक्चुअल में कैसा पार्ट, आपका सॉलिड पार्ट। ये है आपका सॉलिड पार्ट। अब बेटा परसेंटेज लिख दें, ब्लड का कितना परसेंटेज कौन है, तो बेटा ये जो है आपका कितना होता है 55% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा होता है बेटा आपका 55% ऑफ ब्लड। तो बेटा बचा कुचा कितना बचा फॉर्म्ड एलिमेंट के पास 45%। तो ये होता है बेटा आपका 45% ऑफ ब्लड। ठीक है बेटा, परसेंटेज से रिलेटेड तो कोई समस्या नहीं है बेटा। वैसे तो मैं जर्नली लिखता नहीं हूं ये परसेंटेज के बाद ब्लड और ये बताना, बट मैंने अक्सर देखा है बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब वाटर में मैं लिख देता हूँ ना 90 से लेके 92%, तो वो थोड़े चौंधिया जाते हैं, वो समझते हैं यार 55% वहां दे दिया, 90 to 90, कभी जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा एक्चुअल में 55% ऑफ ब्लड आपका प्लाज्मा है, 45% ऑफ ब्लड आपके फॉर्म्ड एलिमेंट है। अब ये जो 55% ऑफ प्लाज्मा है ना, इसका 90 से लेके 92% जो होता है बेटा वो इसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, देखो देखो बेटा अब जो है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, जरा ध्यान से आप देखना। देखो बेटा इस तरीके से आप कर लोगे, ये देखो एक तरफ आप लिखोगे बेटा क्या, आप लिखोगे यहां पर वाटर, दूसरी तरफ आप लिखोगे बेटा अदर सॉल्यूट्स। बाकी कुछ और बेटा सॉल्यूट्स होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट ये सारे शब्द आते होंगे। क्या आपको आते हैं नहीं आते हैं मुझे इतना बता दो, बता दूं एक बार सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। आ जाओ देखो, वैसे तो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो बेटा, और केमिस्ट्री आपको मुझसे ज्यादा आती है और आनी भी चाहिए, नहीं आती है तो नैया डूब जाएगी बेटा आपकी। देखो तो कभी आपने देखा है बेटा, इसे एक ग्लास ऑफ वाटर समझो। ठीक है, देखो ये दिख रहा है बेटा पानी, पानी एक्चुअली में क्या होता है बेटा आपका सॉल्वेंट होता है। और जब इसके अंदर आप बेटा चीनी डाल देते हो, इस तरीके से चीनी डाल देते हो, तो जो चीनी होती है बेटा वो आपकी क्या होती है सॉल्यूट होती है। आपको समझ में आ गया बेटा। कभी आपने देखा हो तो बेटा आपने चीनी वाला पानी बनाया होगा, चीनी वाला घोल बनाया होगा आपने, जिसके अंदर आप क्या करते हो ग्लास लेते हो, ग्लास के अंदर पानी डालते हो, पानी के अंदर चीनी डालते हो। तो जो पानी देख रहे हो ना बेटा वो एक्चुअली में जो लिक्विड वाला पार्ट देख रहे हो वो एक्चुअली में सॉल्वेंट है। और जो आपने ऊपर से चीनी के क्रिस्टल्स डाले हैं, जो आपने शुगर क्रिस्टल्स डाले हैं बेटा, वो एक्चुअली में क्या है आपका सॉल्यूट है। इसी तरीके से बेटा लिक्विड वाला जो आपको दिख रहा है प्लाज्मा, एक्चुअली इसके अंदर कुछ बेटा
आपके सॉलिड वाला पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम सॉल्यूट्स कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? देखो, और दूसरा तरीका बेटा ये होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का याद करने का, जो केमिस्ट्री वाले याद कराते हैं। जो किसी को अपने अंदर डिसॉल्व करता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जो डिसॉल्व होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कि बेटा चीनी, शुगर क्या करती है, वाटर क्या करता है, शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व करवाता है, तो बेटा वो क्या हुआ, वाटर आपका सॉल्वेंट। चीनी डिसॉल्व हो रही है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो बेटा जो शुगर है वो आपकी कहलाती है सॉल्यूट। तो बेटा सॉल्यूट सॉल्वेंट का भी आपको कंसेप्ट आ गया होगा। ठीक है, देखो तो अपनी वापस इसके ऊपर आते हैं। देखो तो बेटा ये लगभग कितना होता है, ये आपका 90 से लेके 92% होता है। ठीक है, और किसका होता है बेटा, प्लाज्मा का होता है। ये वाली बात अब आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब बाकी जब अदर्स की हम बात करते हैं तो देखना जरा ध्यान से, अदर्स में क्या क्या आता है। तो बेटा अदर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, देखो अदर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अदर्स में बेटा आपको प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। हालांकि मैं प्रोटीन्स के नाम आपको भी यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वो हम जब प्लाज्मा पढ़ाएंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है अदर्स में, आपको देखने को मिलते हैं बेटा प्रोटीन, आपको देखने को मिलते हैं प्रोटीन्स, आपको देखने को मिलते हैं मिनरल्स। इसके अलावा बेटा आपको क्या देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। देखो जरा ध्यान से, इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स। तो जो प्रोटीन्स होते हैं लगभग बेटा वो आपके 6 to 8% होते हैं। कितने होते हैं बेटा, लगभग आपके ये होते हैं 6 to 8%। ठीक है, जो बेटा बचा कुचा होता है आपका 1 से लेके ½ %, उसके अंदर आपके मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ये सारी चीजें जो हैं आपके आ जाती हैं। तो एक बात बताओ, आपको प्लाज्मा समझ में आया या नहीं आया? 55% ऑफ ब्लड होता है, लिक्विड पार्ट होता है, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, वाटर आता है, जो सबसे ज्यादा आपके बेटा मात्रा में प्रेजेंट होता है, 90 से लेकर 92%। अदर सॉल्यूट्स के अंदर क्या आते हैं, आपके प्रोटीन्स आते हैं जो लगभग 6 to 8% होते हैं। जो बाकी बचा कुचा बेटा आपका ½ से लेके 1% बचता है, उसके अंदर आपके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि बेटा आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स हो गए। आपके मिनरल्स जैसे कि बेटा आपके क्लोराइड आयन हो गए, आपका कैल्शियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, आपके बेटा बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब आपके मिनरल्स में आ गए। प्रोटीन्स के अंदर आप बेटा एल्ब्यूमिन पढ़ते हो, आप ग्लोब्युलिन पढ़ते हो, प्रोथ्रोम्बिन पढ़ते हो, फिब्रिनोजन पढ़ते हो। ठीक है, टेंशन मतलब इन डिटेल अभी बताएंगे। बेटा जब फॉर्म्ड एलिमेंट की हम बात करते हैं तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या आ जाते हैं, यहां पर आपके आ जाती हैं ब्लड सेल्स, और दूसरे आते हैं आपके बेटा प्लेटलेट्स। एक मिनट देखो जरा ध्यान से, यहां पर आ जाती हैं बेटा आपकी क्या, ब्लड सेल्स, आपकी जो ब्लड की सेल्स होती हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं बेटा आपके सेल फ्रेगमेंट्स, यानी जो सेल के टुकड़े होते हैं। तो बेटा जो प्लेटलेट्स होती है ना वो एक्चुअली में सेल के टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख लोगे, आप यहां पर लिख लोगे बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। क्या लिख लोगे, आप यहां पर लिख लोगे बेटा ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, जब ब्लड सेल्स की हम बात करते हैं तो बेटा यहां पर आपके आ जाती हैं कौन कौन सी, आपकी आ जाती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आपकी आ जाती है कौन कौन सी बेटा, एक आ जाती है आरबीसी, एक आ जाती है आपकी डब्ल्यूबीसी। उनका बेटा फर्दर जो हम यहाँ क्लासिफिकेशन है वो नहीं करेंगे। ठीक है, इतना ही आप देखोगे अभी। आपकी आ जाती है बेटा रेड ब्लड सेल्स, दूसरी आ जाती है बेटा आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या आपको इतना समझ में आया ये टेबल, हाँ या ना मुझे इतना बता दो। आपको क्लियरली दिख रहा होगा बेटा, देख लो मेरा बिल्कुल जो सिर है बिल्कुल बीच में है दोनों के, तो आपको क्लियरली ब्लड प्लेटलेट्स भी दिख रही हैं आपको, और आपको जो है बेटा आपके क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसी और आरबीसी भी आपको दिख रहा है। तो क्या बेटा किसी को इस कंपोजिशन में कोई समस्या है? अब बेटा अगर किसी को समस्या नहीं है तो अब हम जो है आगे आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, और प्लाज्मा वाले पार्ट से जो है वो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से आ जाओ, देखो तो बेटा अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लोगे प्लाज्मा। देखो अब प्लाज्मा जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो तो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा वो होगी प्लाज्मा। जरा गौर करके आप देखिएगा, प्लाज्मा। अब बेटा आपको ये तो समझ में आ चुका है लिक्विड पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। होता क्या है, अगर मैं इसके कलर की बात करता हूं बेटा तो ये स्ट्रॉ कलर्ड होता है, यानी कुछ पेल येलो कलर का ये आपका होता है। ठीक है बेटा, फिर ये जो है थोड़ा विस्कस लिक्विड होता है, थोड़ा बेटा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो एक विस्कस लिक्विड होता है,
कितना ब्लड वॉल्यूम का होता है? लगभग बेटा 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम आपका ये होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। वाटर, इसके 3 कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं। कितने? एक तो बेटा आपको वाटर पढ़ना है, एक आपको प्रोटीन्स पढ़ना है, एक आपको बेटा आपके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स तो कुछ है ही नहीं, जो भी आपको जोर देना है वो बेटा इसके प्रोटीन्स के ऊपर देना है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से आ जाओ। 1 मिनट यार, ये क्या हो रहा है, जरा देखना गौर करके। तो बेटा देखो, जब आप प्लाज्मा देखते हो, देखो जब आप बेटा क्या देखते हो, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा एक्चुअल में क्या है बेटा? प्लाज्मा है आपका लिक्विड पार्ट, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट। ये वाली बात बेटा हम पहले लिखा चुके हैं, बट कोई ना, फिर से लिखा देते हैं, जिसे आप मैट्रिक्स भी कहते हो। ठीक है, मैट्रिक्स। देखो अब आगे दूसरा क्या देखते हो आप? दूसरा बेटा ये देखते हो कि ये एक्चुअली में कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है। बेटा ये एज इट इज लाइन आ जाएंगी लिख के आपके आगे, और आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देखते हो, छोटी छोटी चीजें होती हैं। कैसा होता है बेटा आपका? स्ट्रॉ कलर्ड होता है, स्ट्रॉ कलर्ड। और आपका कैसा होता है बेटा? विस्कस फ्लूइड होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, विस्कस होता है, विस्कस फ्लूइड होता है बेटा आपका, विस्कस फ्लूइड होता है। और 55% ऑफ ब्लड होता है बेटा। कितना होता है? 55% ऑफ ब्लड। समझ में आ गया आपको इतना बेटा प्लाज्मा के बारे में? बेहतरीन तरीके से ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा धीरे धीरे करके इसके एक एक कंपोनेंट के बारे में ही लिखते जाएंगे। तो जो बेटा आपका आपका वाटर होता है वो लगभग 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा होता है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो आप नेक्स्ट क्या लिखोगे? आप नेक्स्ट लिखोगे बेटा यहाँ पर वाटर। प्लाज्मा में क्या आता है? प्लाज्मा में आता है वाटर, जो कि आपका कितना होता है बेटा? जो कि आपका 90 से लेके 92% होता है ऑफ प्लाज्मा। समझ में आ गया बेटा? देखो जरा ध्यान से, ऑफ प्लाज्मा। अब देखो बेटा, इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके प्रोटीन्स के बारे में। जरा देखो ना, इसके बाद आप जो नेक्स्ट लिखोगे वो लिखोगे प्रोटीन्स। आप लिखोगे बेटा प्लाज्मा के प्रोटीन्स के बारे में। तो बेटा प्रोटीन्स कितने होते हैं? 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा होते हैं। आप लिखोगे बेटा 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा कौन होते हैं बेटा? आपके आपके होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, अब बेटा कौन कौन से प्रोटीन्स आपको यहां पर पढ़ने हैं, इनको आप अभी यहां पर लिख लोगे, जो कि हम आपको आगे एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो जरा ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, एक तो बेटा आपको पढ़ने हैं क्या? एक तो आपको पढ़ना है बेटा एल्ब्यूमिन। क्या पढ़ना है बेटा? एक पढ़ना है आपको एल्ब्यूमिन, एक आपको पढ़ना है बेटा ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। और जो आपको लास्ट पढ़ने हैं बेटा वो पढ़ने हैं आपको फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, एंड प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो बेटा ये आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे इतना बताओ, हाँ या ना। देखो जरा ध्यान से देखो इनको। तो देखो बेटा, आपको पता है वाटर 90 से 92% होता है प्लाज्मा का, प्रोटीन्स आपके 6 to 8% होते हैं प्लाज्मा के, बचे कुचे में आपके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब बेटा प्रोटीन्स में आप पढ़ते हो एल्ब्यूमिन के बारे में, ग्लोब्यूलिन के बारे में, और आप पढ़ते हो बेटा किसके बारे में? फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। अब एक एक करके इनको जो है बेटा डिस्कस करते हैं। आओ देखो, सबसे पहले बात करते हैं बेटा, आपसे हम बात करते हैं किसके बारे में, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ बेटा मैं आपसे फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। तो बेटा जो आपके फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन आपके जो प्रोटीन है, जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन है, एक्चुअली में ये मदद करते हैं आपके बेटा ब्लड क्लॉटिंग में। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। तो कभी आपने देखा है बेटा, आप सपोज करो आप बाहर साइकिल चला रहे हो और आप साइकिल से गिर जाते हो, और आपकी जो बेटा क्या कहते हैं, आपके पैर में या फिर हाथ में चोट लग जाती है, और उस जगह पर जो है बेटा आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो आप क्या करते हो? जैसे ब्लीडिंग शुरू होती है, आप उसे थोड़ी देर के लिए दबा देते हो, और आप फिर बाद में हाथ उठाते हो। थोड़ी देर के बाद ही, जस्ट थोड़ी देर के बाद ही जब आप हाथ हटाते हो, तो आप देखते हो खून निकलना बंद हो जाता है। तो बेटा जो खून निकलना बंद हो जाता है ना, उसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या कहते हैं बेटा? ब्लड क्लॉटिंग, जिसे हम कहते हैं बेटा खून का थक्का जमना। क्या कहते हैं? थक्का जमना। बेटा नॉर्थ साइड में तो थक्का कहते हैं, पता नहीं बाकी जगह पर क्या कहते हैं। तो आप क्या देखते हो, आपका ब्लड जो है बेटा क्लॉट कर जाता है। तो एक्चुअली में पता है उस ब्लड को क्लॉट कराने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है आपका? बेटा फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। आप आगे जाके बेटा इसी चैप्टर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग की
पूरी की पूरी प्रोसेस को समझोगे, आप जानोगे कि किस तरीके से जो है बेटा ब्लड क्लॉटिंग आपकी होती है। ठीक है, आप इन डिटेल ये पढ़ने वाले हो ब्लड क्लॉट कैसे होता है। तो बेटा फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन आपके वो प्रोटीन्स होते हैं जो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और आपके मदद करते हैं किसके अंदर, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। बट बेटा ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हुए भी इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। अब एक चीज सोचो, अगर ये एक्टिव हो तो अगर शरीर में आपके कहीं चोट नहीं लगी है फिर भी अंदर ही अंदर ये तो बेटा ब्लड को क्लॉट कर देते। तो बेटा जब आपके चोट लगती है ना तब ब्लीडिंग होती है, उसी समय पर इनको एक्टिवेट करा जाता है। किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं वो बेटा जब समय आएगा तब हम आपको बताएंगे। तो आपको याद रखना है जो फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन होते हैं वो आपके बेटा हेल्प करते हैं किसके अंदर, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, और ये आपके बेटा ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। बट कैसी स्टेज में होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। जब ब्लीडिंग होती है उस समय ब्लड को रोकने के लिए इनको बेटा एक्टिव करा जाता है। कौन करता है, किस तरीके से होता है, वो हम बेटा ब्लड क्लॉटिंग में ही जानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं बेटा आपके एल्ब्यूमिन्स। अगर आप देखते हो बेटा प्रोटीन्स में सबसे ज्यादा मात्रा होती है लगभग 4%। जो आप देख रहे थे ना 6 to 8% प्रोटीन, लगभग 4% जो प्रोटीन होते हैं वो बेटा आपके कौन से होते हैं, वो एल्ब्यूमिन्स ही होते हैं। तो ये मैक्सिमम होते हैं अमाउंट के अंदर, परसेंटेज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद कर लो, ये मैक्सिमम होते हैं अमाउंट में। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। अगर कोई आपसे कहता है जितने प्रोटीन्स आप यहां देख रहे हो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, तो आप कहोगे वो एल्ब्यूमिन है। कौन है बेटा, वो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है वो है बेटा आपका एल्ब्यूमिन, और ये मदद करता है बेटा ऑस्मोटिक बैलेंस में। अब आपके मन में डाउट आएगा सर ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, तो बेटा मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, ऑस्मोटिक बैलेंस अभी आपको नहीं पढ़ना है, समय आने पर इसी चैप्टर में लिम्फ जब आएगा टॉपिक तब आपको ऑस्मोटिक बैलेंस बताया जाएगा, वहां पर एल्ब्यूमिन का रोल बताया जाएगा। जब आप रोल समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे अच्छा ये होता है ऑस्मोटिक बैलेंस। तो आपको अभी ये वाली बात सिर्फ लिख लेनी है कि ये मदद करता है किसके अंदर, आपके ऑस्मोटिक बैलेंस में। समय आने पर ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपसे किस बारे में, ग्लोब्यूलिन के बारे में। ठीक है, तो ग्लोब्यूलिन बेटा आपके 3 तरह के होते हैं, एक होता है अल्फा ग्लोब्यूलिन, एक होता है बीटा ग्लोब्यूलिन, एक होता है गामा ग्लोब्यूलिन। तो बेटा जो अल्फा ग्लोब्यूलिन और जो बीटा ग्लोब्यूलिन होता है वो आपकी मदद करते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन और मिनरल्स में, यानी मिनरल्स और विटामिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर एक्चुअली में आपका बेटा अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन मदद कर रहे होते हैं। और जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है वो होता है एक्चुअली में बेटा आपके एंटीबॉडीज, जो कि आपने पढ़ी है बेटा, याद है बेटा डिफेंस मैकेनिज्म में जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर जाता है आपकी एंटीबॉडीज उस पर टूट के पड़ती हैं, उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल मानती हैं और उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय करती हैं। जैसे कि बेटा आपके बैक्टीरिया के केस में, वायरस के केस में, और टॉक्सिक सब्सटेंस कोई भी आपकी बॉडी में एंटर करता है तो क्या करती है एंटीबॉडीज, इनको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो कौन सी होती है एंटीबॉडीज, बेटा यही गामा ग्लोब्यूलिन ही आपकी एंटीबॉडीज हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का नाम, इम्यूनो मतलब बेटा जो इम्यून सिस्टम में, यानी आपकी जो बेटा आपकी जो बॉडी की क्षमता होती है आपके किन से बेटा, आपके वायरस बैक्टीरिया से लड़ने की, उसी को तो हम कहते हैं बेटा इम्यूनिटी। आपने टर्म बेटा हाल ही में बहुत सुनी होगी, जब से कोरोना का ये सिलसिला शुरू हुआ है बेटा इम्यूनिटी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो आपके इम्यून सिस्टम को जो बेटा बेहतरीन रखती है कौन रखते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स रखते हैं, जिनको हम एंटीबॉडी भी कहते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के बेटा, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। ठीक है बेटा, और इनके बारे में ज्यादा हम इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा जब हम आपको बेटा 12th क्लास में पढ़ाएंगे, क्या आपको वहां पढ़ना है बेटा इम्यूनिटी के बारे में, वहीं पर हम इन डिटेल वहां पर जो बात होनी है बेटा वहीं पर होगी। यहाँ अभी इससे रिलेटेड और कोई बात इनके बारे में नहीं होगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ जो है आपको बेटा प्रोटीन्स के बारे में जानना है। देखो अब मैं लिखता चलता हूं, फिर से रिपीट करता चलता हूं, आपको मजा आएगा। देखो तो बेटा आप सबसे नंबर 1 क्या डाल लोगे, सबसे पहले आप डाल लोगे बेटा प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। आप डाल लो बेटा फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, एंड प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। अब देखो जरा ध्यान से, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो बेटा जब आप इस प्रोटीन को देखते हो तो ये क्या करता है, ये बेटा मैंने आपको बताया ना अभी हेल्प इन, इसके अंदर बेटा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये करता है बेटा आपकी हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग।
तो ये बेटा आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा ये बेटा आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव स्टेज में। तो आप लिखोगे बेटा प्रेजेंट इन ब्लड इन इनएक्टिव स्टेज। एक मिनट बेटा, आप लिखोगे बेटा प्रेजेंट इन ब्लड इन इनएक्टिव स्टेज। प्रेजेंट इन ब्लड इन इनएक्टिव स्टेज। बेटा इनएक्टिव स्टेज में जो है ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, इन इनएक्टिव स्टेज। समझ में आ गया? बेहतरीन तरीके से ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा, इतना जितना हमने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो बेटा एल्ब्यूमिन्स के बारे में जानते हैं। सेकंड नंबर पे आप डाल लोगे एल्ब्यूमिन्स। आप डाल लोगे क्या बेटा? एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स। अब देखो एल्ब्यूमिन्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया। एल्ब्यूमिन्स के बारे में बेटा मैक्सिमम होते हैं ये। ठीक है, आप लिखोगे ये लगभग कितने होते हैं बेटा? आपके 4% होते हैं। ठीक है, आप इन शॉर्ट लिख लोगे मैक्सिमम होते हैं बेटा आपके, ये होते हैं बेटा आपके मैक्सिमम। ठीक है, और ये जो एल्ब्यूमिन्स होते हैं बेटा ये आपके कैसे हैं? ये आपके स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है बेटा, सबसे छोटे होते हैं। और बेटा जो छोटा होता है वो नंबर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। और देखो बेटा दूसरे जो आपके आते हैं बेटा, जो दूसरा पॉइंट आपको इसके बारे में लिखना है वो लिखना है कि बेटा ये आपकी हेल्प करता है किसके अंदर? ऑस्मोटिक बैलेंस में। तो आप लिखोगे हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। और ऑस्मोटिक बैलेंस बेटा जब हम लिम्फ आपको पढ़ाएंगे तभी आपको समझाएंगे। ठीक है, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। वहां पर आप बेटा रूल ही देखोगे कि एल्ब्यूमिन्स किस तरीके से आपके फंक्शन करते हैं। तो आपको बेटा समझ में आ गया फिब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन्स के बारे में। तो अब बेटा इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके किसके बारे में? ग्लोब्यूलिन्स के बारे में। तो देखो जरा ध्यान से, जो नेक्स्ट आ जाता है बेटा नंबर 3 पे आप डालोगे ग्लोब्यूलिन्स। नंबर 3 पे आप डालोगे बेटा ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, देखो जरा ध्यान से कितने तरह के होते हैं बेटा? 3 तरह के होते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है बेटा गामा। ठीक है, देखो बेटा एक क्या है? एक है बेटा आपका अल्फा ग्लोब्यूलिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन। दूसरा आता है बेटा आपका बीटा ग्लोब्यूलिन, देन आता है बेटा गामा ग्लोब्यूलिन। ये हो गया बेटा अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, और ये हो गया बेटा आपका गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन। जब आप बेटा अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन को देखते हो, देखो जरा ध्यान से, जब आप बेटा अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन को देखते हो तो ये क्या काम करते हैं? ये एक्चुअल में काम करते हैं बेटा आपके ट्रांसपोर्ट का। और क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं ये? देखो जरा ध्यान से, ये करते हैं बेटा विटामिन एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन मिनरल्स एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन कॉमा मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है बेटा, विटामिन मिनरल्स इन सब का जो है बेटा ये क्या करते हैं? आपके ट्रांसपोर्ट करते हैं। जबकि हम बात करते हैं बेटा किसकी? आपके गामा ग्लोब्यूलिन की। तो आपके गामा ग्लोब्यूलिन को ही कहते हैं बेटा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या कहते हैं बेटा? गामा ग्लोब्यूलिन को ही कहते हैं बेटा आपके क्या? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या कहते हैं बेटा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो बेटा किसके अंदर हेल्प करते हैं? आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं बेटा इनको? इनको कहते हैं एक्चुअल में एंटीबॉडी, जिनको आप अच्छे से जानते हो, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करती है आपकी बेटा? ये जो एंटीबॉडी आप देखते हो, एक मिनट बेटा देखो, ये जो एंटीबॉडी आप देखते हो बेटा ये क्या करती है? ये एक्चुअल में बेटा आपकी डिस्ट्रॉय करती है। किसको डिस्ट्रॉय करती है? ये डिस्ट्रॉय करती है बेटा आपकी किसको? देखो जरा ध्यान से, ये आपकी डिस्ट्रॉय करती है बेटा बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिक सब्सटेंस की। बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिक सब्सटेंस जो भी बेटा आपकी बॉडी में एंटर करता है, बॉडी इसको देखो फॉरेन पार्टिकल मानती है। बॉडी सिर्फ और सिर्फ अपने ही जो बेटा ऑर्गन्स होते हैं, अपना ही जो सिस्टम होता है उसी को बेटा आइडेंटिफाई करती है। इसके अलावा अगर कोई भी और चीज चली जाएगी ना बेटा बॉडी के अंदर, तो बेटा बॉडी उसको जो है पराया मानती है, सेल्फ नहीं मानती, अपना नहीं मानती, और उस पर क्या कर देती है? उस पर बेटा देखते ही जो है अटैक कर देती है। इसलिए आपने देखा होगा बेटा जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है
तो हमेशा एक करीबी से ही, हो सके तो बेटा फैमिली के अंदर ही आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट लिया जाता है, एक अपने दूसरे भाई से या बहन से या फिर आपके माँ बाप हो सकते हैं, उनसे जो है बेटा ऑर्गन लिया या दिया जाता है उनको। क्यों फैमिली में ही लिया दिया जाता है? क्योंकि बेटा वो अपने होते हैं और अपनों पे कोई भी अटैक नहीं करता, जबकि आप किसी बाहर वाले का लोगे ना तो बेटा बॉडी इजीली अटैक कर देगी उसके ऊपर, समझ गए? इसलिए ज्यादा कोशिश करी जाती है अपने से ही लिया जाए। तो देखो, तो बेटा ये आपको समझ में आ गया। आप कितने तरह की एंटीबॉडी होती हैं ये भी चलो लिख ही लो आप, कितना आए हो। तो बेटा 5 तरह की आपकी होती है, ये हो गया 3, ये हो गया 4th एरो, और ये हो गया बेटा आपका 5 एरो। कौन कौन सी होती है बेटा? एक तो होती है इम्यूनोग्लोबिन जी, IgG, एक होती है बेटा IgA, फिर आती है बेटा आपकी IgM, फिर आपकी आती है बेटा IgE, और देन एट लास्ट आ जाती है बेटा IgD। ये बेटा अगर आप कोई 10th क्लास में भी हुआ तो बेटा आप वहां भी इनको पढ़ के आए होंगे, ठीक है बेटा? किसी को कोई डाउट? किसी को, मुझे नहीं लगता बेटा यहां तक कोई भी किसी को डाउट होगा। तो बेटा आपको ग्लोबुलिन्स भी अच्छे से समझ में आ गए, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बेटा? अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे मिनरल्स की तरफ। देखो, अब हम बात करते हैं बेटा मिनरल्स के बारे में। तो बेटा जो प्लाज्मा के अंदर आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट में देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से देखने को मिलते हैं ये भी जरा देखो ध्यान से। तो आप लिखोगे बेटा यहाँ पर मिनरल्स, आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे बेटा मिनरल्स। 1 मिनट देखना, अच्छा चलो ठीक है, इस तरीके से लिखा था ना हमने, आ जाओ देखो। तो बेटा जो आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं ना, ये देखने को मिलते हैं आपको स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट ये आपके होते हैं मिनरल्स प्लाज्मा के अंदर। और होते कौन कौन से हैं ये आप लिख लोगे बेटा। क्या लिखोगे? एक तो लिखोगे बेटा आप सोडियम, ठीक है, फिर लिखोगे आप बेटा मैग्नीशियम, बेटा ये इसके ऊपर चार्ज है आपको मैग्नीशियम आयन, ठीक है। फिर इसी तरीके से हो गया बेटा आपका कैल्शियम, देन हो गया बेटा आपका क्लोराइड, देन हो गया बेटा आपका बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट तो बेटा आपने देखा भी था प्लाज्मा के अंदर, याद है बेटा लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा आपको याद होगी क्लोराइड शिफ्ट, याद आ रहा है बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पढ़ाया था, बहुत मजा आपको आया था उस टॉपिक के अंदर बेटा, मुझे तो बहुत मजा आता है बेटा, मैं कितनी बार भी पढ़ा लूं मुझे पता नहीं, हमेशा हर बार मजा आता है, ईच टाइम मैं उतना ही इंजॉय करता हूं टॉपिक को जितना मैं पहली बार करता हूं बेटा, ठीक है। देखो आप देखोगे इसके अलावा क्या आ जाते हैं बेटा, मिनरल्स के अलावा आते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स के अलावा आपके आते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से आते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाते हैं बेटा आपके जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया आपके, ठीक है, लिपिड्स हो गए, ये सारे के सारे आपके बेटा प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। बट आपके प्रेजेंट होते हैं किस स्टेट में बेटा? ट्रांजिट स्टेट में। अब सर ये ट्रांजिट क्या होता है? ट्रांजिट का मतलब होता है बेटा मूविंग स्टेट, यानी कि ये हमेशा मूव करते रहते हैं, एक जगह पे कोई रुके हुए नहीं होते, ये हमेशा इसके थ्रू जो है क्या कर रहे हैं बेटा? मूव कर रहे हैं, इसके थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं ट्रांजिट स्टेट। कभी आपने बेटा ऑनलाइन ऑर्डर कराया कुछ, तो आप देखते हो जब भी सपोज करो आपने कोई अपने लिए बुक्स ऑर्डर करी नीट से रिलेटेड या फिर किसी भी और से रिलेटेड आपकी बुक्स हो सकती हैं, आप फिर बेटा आपके पास एक ऑप्शन आता है ट्रैक द ऑर्डर। आपने कभी देखा होगा आपके पास मैसेज आता है कंफर्मेशन के बाद, आपका जब जो पैकेज होता है वो आपका डिस्पैच हो जाता है, उस जगह से निकल जाता है, फिर आपके पास ऑर्डर आता है ट्रैकिंग का। तो आपने कभी देखा है जब आप ट्रैक पे उस पर क्लिक करते हो, जब आप देखते हो एक जगह से दूसरी जगह उसमें पॉइंट दिए हुए होते हैं, सपोज करो दिल्ली से चंडीगढ़ जो है बेटा प्रोडक्ट को जाना है, तो जब वो बीच में होता है ना तो वहां एक शब्द लिखा आता है इन ट्रांजिट। क्या लिखा आता है बेटा? आपका लिखा आता है इन ट्रांजिट। तो बेटा ट्रांजिट का मतलब होता है मूविंग, यानी कि वो जो आपका पैकेज है इस समय वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। समझ में आ गया बेटा ट्रांजिट का मतलब? इसी तरीके से बेटा आपके जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आपके लिपिड्स, ये ऑलवेज मूव कर रहे होते हैं क्योंकि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, ठीक है। इसलिए हम वहां पर लिखते हैं बेटा ये आपको ट्रांजिट स्टेट में ही हमेशा देखने को मिलते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, तो आप लिखोगे क्या बेटा? आप लिखोगे यहां पर न्यूट्रिएंट्स में आप क्या लिखोगे? न्यूट्रिएंट्स में आप लिखोगे बेटा जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, कॉमा लिपिड्स जो आपके होते हैं बेटा, कॉमा लिपिड्स आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, आल्सो प्रेजेंट इन, आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा,
इन ट्रांजिट स्टेट, इन ट्रांजिट स्टेट। तो बेटा ट्रांजिट स्टेट में ये जो प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिट स्टेट का मतलब होता है मूविंग स्टेट, ठीक है बेटा, मूविंग स्टेट। और ये वाला मैंने आपको जो पॉइंट बेहतरीन तरीके से बता दिया बेटा, वो डिलीवरी का एग्जांपल लेके, ठीक है। मूविंग स्टेट, ट्रांजिट स्टेट मतलब होता है बेटा मूविंग स्टेट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज आपके जा रही हो। तो क्या बेटा आपको प्लाज्मा पूरी तरीके से समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। अगर आपको प्लाज्मा अच्छे से समझ में आ गया है तो बेटा आगे हम बढ़ेंगे आरबीसी के ऊपर, यानी कि हम बात करेंगे अब आपसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आपसे किस बारे में, रेड ब्लड सेल के बारे में, या फिर आप उसी को कहते हो क्या बेटा, एरिथ्रोसाइट, जिसके बारे में इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है बेटा। देखो चलो आओ शुरू करते हैं। देखो अब देखो, इससे पहले मैं आपको बेटा आपके आरबीसी शुरू करूं, ठीक है, उससे पहले मैं बेटा आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको प्लाज्मा पता है, प्लाज्मा क्या होता है। अगर मैं पूरा ब्लड लेता हूं, ब्लड में से अगर मैं आपके क्या हटा देता हूं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो जो पार्ट बचता है वो आपका प्लाज्मा कहलाता है। इसी तरीके से बेटा एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं सीरम, आप सुनोगे सीरम। तो जो सीरम होता है वो आखिर कैसे फॉर्म होता है, अगर आप बेटा प्लाज्मा लेते हो और प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा देते हो, यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो आपके क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं आप उनको हटा देते हो, तो जो बचता है उसे हम कहते हैं सीरम। समझ में आ गया बेटा, कभी आपसे पूछा जा सकता है इसलिए आप लिख लोगे बेटा, ठीक है। देखो आप नोट डालोगे, अब क्या डालोगे, आप डालोगे यहां पर एक नोट, आप डालोगे बेटा एक नोट, ठीक है। देखो आप डालोगे यहां पर एक नोट, और नोट में आप सबसे पहले यहां पर लिखोगे प्लाज्मा के बारे में, आप लिखोगे प्लाज्मा। तो बेटा प्लाज्मा आपका कैसे बनता है, जब आप बेटा क्या करते हो, ब्लड में से क्या माइनस कर देते हो, प्लाज्मा आपका फॉर्म होता है ब्लड में से आप क्या हटा देते हो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड में से आप क्या माइनस कर देते हो बेटा, क्या सब्सट्रैक्ट कर देते हो, आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स जब आप सब्सट्रैक्ट कर देते हो तब आपका कौन फॉर्म होता है, तब आपका फॉर्म होता है बेटा प्लाज्मा। फिर दूसरी तरफ आती है बेटा एक और टर्म जिसे हम कहते हैं आपके सीरम, क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके सीरम। अब सीरम कैसे बनता है, जब आप बेटा प्लाज्मा में से, जब आप प्लाज्मा में से माइनस कर देते हो क्या बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो जो बचता है बेटा, जब आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देते हो प्लाज्मा में से, तो बेटा वो कहलाता है फिर सीरम। क्या कहलाता है बेटा, वो आपका कहलाता है सीरम। समझ में आ गया बेटा, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। इसी तरीके से बेटा फिर लिम्फ भी होता है। लिम्फ क्या होता है मैं बता दूं तुम्हें, लिम्फ क्या होता है, या फिर समय आने पर ही बताएं, चलो लिम्फ भी मैं तुम्हें बता देता हूं। तो देखो जरा ध्यान से, लिम्फ आपका क्या होता है, इसलिए तो मैं कह रहा था बेटा जितने भी आप फ्लूइड देखते हो वो सारे के सारे ब्लड से ही बने हैं। बेटा लिम्फ में क्या होता है, जब आप ब्लड देखते हो तो आपको ब्लड में से क्या क्या हटाना है, ब्लड में से बेटा एक तो आपको हटाना है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स हटा दो। इसके अलावा आपको क्या हटाना है, इसके अलावा आप हटा दो बेटा प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। और इसके अलावा आपको हटाने हैं बेटा कुछ मैक्रो प्रोटीन्स, या फिर आप कह सकते हो लार्ज प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन्स। जब आप बेटा इन सबको हटा दोगे ना, तब जो बचता है उसे हम कहते हैं बेटा, आपके पता है क्या, उसे हम कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा लिम्फ। आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे इतना बताओ। अगर कोई आपसे प्लाज्मा पूछता है तो आप बता दोगे बेटा कि जो जब आप ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हटा देते हो तो वही प्लाज्मा कहलाता है, जब आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हो तो वो सीरम कहलाता है, और जब आप ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट्स और लार्ज प्रोटीन्स को हटा देते हो तो जो बचता है उसे हम कहते हैं लिम्फ। इसलिए बेटा मैं शुरुआत में ये कह रहा था जितने भी आप बॉडी फ्लूइड्स देखते हो वो बेटा आपके ब्लड से ही बने हैं। कहीं ना कहीं ब्लड में से अलग अलग कंपोनेंट्स हटते जा रहे हैं, और जो नया फॉर्म होता जा रहा है वो क्या फॉर्म होते जा रहे हैं, नए नए फ्लूइड्स फॉर्म होते जा रहे हैं जिनको हम नाम दिए जा रहे हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया, सीरम हो गया, आपका लिम्फ हो गया। तो आपको बेटा ये समझ में आ गया, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। तो अब मैं शुरू करूं बेटा आपके रेड ब्लड सेल्स। पता है अभी जब मैं आपको आरबीसी बोल रहा था मेरे मुंह से आरसीबी निकल रहा था, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस साल बेटा आईपीएल भी जीत गए वो। चलो कोई ना, इन सब बातों को छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। पता नहीं जब जब मैं आरबीसी बोलता हूँ तो आरसीबी निकल जाता है मेरे मुंह से। तो बेटा मैं आरबीसी बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो आ जाओ, तो आप बेटा क्या करोगे, आप नेक्स्ट पेज लोगे और इस पर क्या डालोगे, इस पर डालोगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आपकी हेडिंग होगी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसके अंदर सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं बेटा रेड ब्लड सेल। आप लिखोगे यहां पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देखो
फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जरा ध्यान से आप देखना। तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर आप कौन सा डालोगे बेटा, नंबर 1 डालते हो आप लिखोगे रेड ब्लड सेल्स, आप लिखोगे रेड, देखो बेटा रेड कलर से ही लिख रहे हैं हम क्या, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जिनको हम कहते हैं बेटा आपके RBC। इसके अलावा इनको और क्या कहा जाता है, स्लैश करके आप लिखोगे बेटा एराइथ्रोसाइट्स, इनको और एक नाम दिया जाता है, कहा जाता है एराइथ्रोसाइट्स, इनको कहा जाता है बेटा आपके एराइथ्रोसाइट्स। समझ में आया या नहीं आया बताओ इतना। वैसे तो बेटा इसमें कुछ है नहीं अब तक समझने लायक, मैंने कोई बात आपसे जो है करी नहीं है RBC से रिलेटेड या फिर एराइथ्रोसाइट से रिलेटेड। अब देखो मैं सबसे पहले बताता हूं इसका नंबर। बेटा ब्लड सेल्स आप जितनी भी देखने वाले हो ना, उनमें सबसे ज्यादा जो नंबर होता है ना, वो एक्चुअली में आपका बेटा RBC का ही होता है। जो आप RBC देखते हो ना, वो एक्चुअली में पता है कितना होते हैं। पहली बात तो बेटा हम जो है ऐसा नहीं बताते पूरे ब्लड में कितनी प्रेजेंट होती है, हम क्या करते हैं कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लेते हैं, और जो हम अमाउंट ऑफ ब्लड लेते हैं वो हम पता है कितना लेते हैं, 1 मिलीमीटर ऑफ क्यूब। कितना लेते हैं बेटा, 1 मिलीमीटर ऑफ क्यूब, जिसे हम बेटा 1 माइक्रोलीटर भी कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं बेटा 10⁻³ मिलीलीटर, यानी कि 0.001 ml। देख रहे हो बेटा 0.001 ml। इसके अंदर पता है कितनी आपकी जो है बेटा RBC मिलती है, आप चौंक जाओगे सुन के, 50 लाख से लेके बेटा आपकी 55 लाख तक। समझ रहे हो बेटा, 50 लाख से लेके 55 लाख, यानी कि 50 से लेके 55 लाख आपकी जो है बेटा क्या मिलती है, RBCs मिलती हैं। कितने, 0.001 ml ब्लड के अंदर। इतनी आपका जो है बेटा हाई अमाउंट में आपके क्या प्रेजेंट होती है, आपके बेटा RBCs आपकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और आपको पता है, इसी को हम ये भी कह सकते हैं बेटा 5 से लेके 5.5 मिलियन। और आपको पता है 1 मिलियन के अंदर 10 लाख आते हैं बेटा, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख आते हैं। मैं मान के चलता हूं आपको बेटा यूनिट कन्वर्जन आता होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो आप अगर नंबर की बात करते हैं तो बेटा मोस्ट अबंडेंट होती हैं ये, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट आपकी क्या होती है, ब्लड सेल्स होती हैं ये, ठीक है। 5 से लेके 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब, यानी कि 1 मिलीमीटर ऑफ क्यूब ब्लड के अंदर आपकी बेटा कितनी होती है, 5 से 5 मिलियन आपके RBCs प्रेजेंट होती है। या फिर आप इसी को सिंप्लीफाई करके कह सकते हो बेटा 0.001 ml ब्लड के अंदर इतनी सारी आपकी क्या होती है, RBCs प्रेजेंट होती है, ठीक है। नंबर लिख लें पहले, फिर देन इसकी शेप के बारे में भी बात करेंगे। देखो सबसे पहले आप डाल लोगे बेटा नंबर, सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो आ जाता है इसका नंबर। हम बात कर रहे हैं इसके नंबर के बारे में। तो देखो बेटा कितना हाई नंबर है इसका, 1 मिनट, इसको हटाओ। तो बेटा जब आप नंबर की बात करते हो तो आपको कितना देखने को मिलता है, पहले लिख दूं बेटा मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल, यहां पर लिख देता हूं बेटा मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है बेटा मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल, ठीक है बेटा। नंबर क्या होता है, अगर हम नंबर दें तो एक आपको वो होता है लगभग बेटा 5 से लेके 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन। अब बेटा मैं ये स्लैश लगा रहा हूं, स्लैश का मतलब है पर। अगर मैं स्लैश नहीं लगाता हूं तो मुझे पता क्या लिखना पड़ेगा, मिलीमीटर का आपको जो मैं क्यूब लिखूंगा तो वहां मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। यानी कि जब आप डेनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में किसी को लेके जाते हो यूनिट को, तो बेटा आप उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, कोई समस्या नहीं है। पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, आपकी एनसीईआरटी में बेटा पर शब्द यूज नहीं हुआ है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इसको ना लगाते हुए उन्होंने इस तरीके से लिख दिया है। तो बेटा इसका मतलब यही है, ये इसी के इक्वल है, समझ गए आप, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा। और बेटा मैं यूनिट कन्वर्जन भी बता देता हूं आपको, होता क्या है, एनसीईआरटी वाले स्मार्ट है बेटा, एनटीए वाले ऐसा भी आपके साथ खेला कर सकते हैं, वो आपको 1 माइक्रोलीटर लिख के दे दें और आप चौंक जाओगे, जबकि आपको नहीं पता कि जो मिलीमीटर क्यूब दे रखा है ना, उसी को हम 1 माइक्रोलीटर कहते हैं, उसी को 10⁻³ ml कहते हैं, ठीक है बेटा। तो यूनिट कन्वर्जन भी मैं नीचे ही लिख देता हूं बेटा, ठीक है। देखो तो आप क्या देखो लिखोगे, आप लिखोगे जो बेटा 1 मिलीमीटर क्यूब होता है ना, वो आपके किसके इक्वल होता है, 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है बेटा 10⁻⁻6, ठीक है। और आप लिख सकते हो 10⁻³ ml। तो आपको बेटा समझ में आ गया ये यूनिट कन्वर्जन। आप जो है 5.5 मिलियन
उसके बाद आप पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड भी कह सकते हो, या 10⁻³ मिलीलीटर ऑफ ब्लड भी आप कह सकते हो। मैं 1 मिनट में हटता हूं, अब आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो बेटा नंबर समझ में आ गया आपको। अब जब नंबर आपको समझ में आ गया है आपको आरबीसीज का, तो अब हम बेटा आगे बात कर सकते हैं। आगे मैं इसकी शेप की बात कर सकता हूं। जब बेटा आप शेप देखते हो ना, तो आरबीसीज की शेप होती है बेटा आपकी सर्कुलर, बट ये आपकी पता कैसी होती है, ये होती है बेटा आपकी बाइकॉनकेव। चलो मैं तुम्हें इमेज दिखाता हूं, एक रुको। तो देखो अब तुम्हें इमेज में दिखाता हूं इसकी इमेज कैसी होती है, जरा ध्यान से देखना। ये बेटा आरबीसी का जो है बेटा आपका क्या डायग्राम है। अब जरा ध्यान से देखो, जब आप बेटा लेफ्ट वाला जहां पे इंडेंट लिख रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है इंडेंट शब्द से, ठीक है। आप क्या देखते हो, आपको जब ऊपर से इस तरीके से देखते हो तो आपको सर्कुलर दिखती है, बट जब आप बेटा टॉप व्यू आप देखते हो, देखो राइट हैंड साइड नीचे की तरफ लिख रहा है बेटा बाइकॉनकेव। तो देखो बेटा ये इस तरीके से अंदर की तरफ देखो, आप गोल लो और इसको यूं एकदम से चपटी है, ये दिख रहा है अंदर से आपको दिख रही होगी बेटा। ऐसा लग रहा है किसी ने इसके ऊपर डेंट लगा दिया है बेटा, समझ गए। तो और ये बेटा कैसी होती है, ये जो आप आरबीसी देखते हो बेटा, ये रिच होती है किससे, हीमोग्लोबिन से, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया कैसी होती है, सर्कुलर होती है, आपकी बाइकॉनकेव होती है। और बेटा जो एक आपकी मैच्योर आरबीसी होती है, ध्यान से सुनना मेरा शब्द, मैच्योर बोल रहा हूं मैं, तो ये बेटा ई न्यूक्लिएटेड होती है। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर बेटा ये आपकी ई न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्यों होता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन बेटा इसके अंदर फिल करा जा सके। और इवन हीमोग्लोबिन फिल करने के लिए इसके अंदर जो बेटा सेल ऑर्गेनलीज भी इसके अंदर बेटा आपकी प्रेजेंट नहीं होती हैं। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनली, जैसे कि बेटा यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं देखने को मिलेगा, समझ गए बेटा। और भी जो आपकी सेल ऑर्गेनलीज हैं वो यहाँ पर नहीं देखने को आपको मिलती है। क्यों, क्योंकि एक तो बेटा ये क्या होती है, जो सेल ऑर्गेनलीज होती है ये तो बेटा एक तो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती है, तो इसका पहला मकसद है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ना कि खुद के लिए ज्यादा ऑक्सीजन आपका खुद का इस्तेमाल करना, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल करती बेटा ये, इसके पास है ही नहीं, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बेटा, समझ रहे हो आप। इसके अलावा बेटा न्यूक्लियस भी इसके पास नहीं होता है, जिससे कि बेटा ज्यादा से ज्यादा जो है आपका हीमोग्लोबिन आ सके, और जितना हीमोग्लोबिन आएगा आपको पता है बेटा वही आपके ऑक्सीजन को लेके जाता है, ट्रेवल करता है, ये आप जान चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब जो है मैंने कहा बेटा ये ई न्यूक्लिएटेड होती है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। कहीं पर बेटा कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो है आपके क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कौन से होते हैं वो मैमल्स, तो बेटा वो होते हैं आपके कैमल एंड लेमा। कौन से होते हैं बेटा, कैमल एंड लेमा। आप बेटा इमेज डाल लोगे, इमेजेस ऑफ लेमा करके आपको दिख जाएगा लेमा कैसा दिखता है। वैसे तो आप लोगों ने लेमा देख रखा होगा पर आप जानते नहीं हो, सिर्फ लेमा कहते हैं, ठीक है। इमेजेस डाल लेना आपको मिल जाएगा। कैमल तो आप जानते ही हो। तो बेटा कैमल और लेमा आपके मैमल हैं। इनकी जो आरबीसी होती है वो बेटा आपकी न्यूक्लिएटेड होती है, और आपकी कैसी होती है, आपकी ओवल शेप की होती है, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया, तो चलो लिख देते हैं इस बात को। अरे 1 मिनट देना यार, वो पेन गिर गया नीचे, रुको। तो बेटा शेप के बारे में अब लिखना शुरू करते हैं। देखो जरा ध्यान से, पेन भी अब हमने उठा लिया है, आ जाओ। हाँ तो अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट आप क्या डालोगे, आप डालोगे शेप। देखो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे बेटा शेप, ठीक है। शेप के बाद बेटा फंक्शन के बारे में बात करेंगे, सब कुछ जान लेंगे, टेंशन मत लेना। जब हम शेप की बात करते हैं तो बेटा मैंने कैसी बताई, मैंने आपको ये बताई सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव। ये आपकी होती है सर्कुलर और बाइकॉनकेव, सर्कुलर और बेटा बाइकॉनकेव। अब तुम्हें डायग्राम भी बना के दिखाई देता हूं। देखो बेटा जब आप देखते हो ये तो टॉप व्यू है इसका, ठीक है। जब आप इसे साइड व्यूज देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। 1 मिनट यार, ये ज्यादा गंदी बना दी बेटा, रुको। इतनी भी गंदी नहीं होती है। देखो बेटा कुछ इस तरीके से दबी हुई ये होती है, दिख गए। तो ये क्या है बेटा, ये है इसका टॉप व्यू, ठीक है। ये है बेटा इसका टॉप व्यू, और ये हमने बनाया है इसका साइड व्यू। बाकी हमने बेटा आपको इमेज जो है यहां पर दिखा दी है, दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये इमेज हमने दिखा दिया आपको, यहां से समझ में आ गया होगा। बेटा ये जो आपको डिप्रेशन सा दिख रहा है ना, देखो इसी वजह से ये पीछे की तरफ भी है, इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं बाइकॉनकेव शेप, ठीक है बेटा। बाइकॉनकेव, देखो बेटा इसको हम कॉनकेव कहते हैं, भाई दोनों साइड से हो जाते तब हम इसको कहते हैं बाइकॉनकेव। समझ में आ गया आपको बेटा। आप पढ़ते हैं बेटा फिजिक्स के अंदर कॉनकेव मिरर, उसके अंदर बेटा आप लेंसेज भी पढ़ते हैं, ठीक है, आपको याद होगा। देखो जरा ध्यान से,
हो गया बेटा टॉप व्यू साइड व्यू। और इसके अलावा ये पता कैसी होती है, ये होती है बेटा आपकी ई न्यूक्लिएटेड एंड ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? वैसे बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो बात ये है कि जब ये शुरुआत में होती है ना, जब ये इमेच्योर होती है, तब इसके पास एक्चुअली में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाद में बेटा इसका न्यूक्लियस गायब होता है जब ये मैच्योर हो जाती है। हम बेटा इसकी जानेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। एक मिनट, ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड, तो ये बेटा कैसी है, ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, एब्सेंट है। तो आप यहां पर लिख दोगे न्यूक्लियस एब्सेंट। इसका न्यूक्लियस एक्चुअल में क्या है बेटा, आपका एब्सेंट है। इसका न्यूक्लियस कैसा है बेटा, आपका जो इसका न्यूक्लियस है वो एक्चुअल में एब्सेंट है। अब क्यों एब्सेंट है, इसका रीजन बता दो आप। और आप लिखोगे बेटा ई न्यूक्लिएटेड इन मोस्ट ऑफ मैमल्स। अरे यार, यहां पर लिख दो ई न्यूक्लिएटेड इन मोस्ट ऑफ मैमल्स, इन मोस्ट ऑफ मैमल्स। तो बेटा मोस्ट मैमल्स में आप देखोगे तो आपको ई न्यूक्लिएटेड देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सेप्शन भी हम बाद में बेटा आपके लिखा देंगे, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों है, इसका रीजन आप बता सकते हो। इसका रीजन आप लिखोगे सो मोर हीमोग्लोबिन। बेटा हीमोग्लोबिन को मैं एच भी लिखूंगा। और देखो बेटा हीमोग्लोबिन के बारे में मैं यहाँ पर कोई भी डिस्कशन आपसे नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन को मैं लास्ट आपका जो चैप्टर था आपका बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से हीमोग्लोबिन पूरी चर्चा करी थी, ठीक है। देखो जितना आपके लिए जरूरी था उतनी चर्चा करी थी। तो बेटा जिससे कि मोर एच बी, तो मोर हीमोग्लोबिन आप लिखोगे कैन बी फिल्ड इन आरबीसी, कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड इन आरबीसी, जिससे कि बेटा ज्यादा से ज्यादा जो हीमोग्लोबिन है उसको फिल्ड करा जा सके किसके अंदर, आपके आरबीसी के अंदर। और इसी काम के चलते जो सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, जो सेल ऑर्गेनलीज होती हैं बेटा वो भी आपकी एब्सेंट होती हैं। आप लिख लोगे बेटा सेल ऑर्गेनली, जैसे कि कौन कौन सी, जैसे कि बेटा आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। आप लिख दोगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई आपके बेटा, कौन सी हो गई, गोल्जी हो गई, आपका कौन सा हो गया बेटा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सब कुछ पढ़ाया है बेटा, ठीक है। हाँ बेटा एक बात और, अच्छा हुआ मुझे गोल्जी कॉम्प्लेक्स से याद आ गई। एक्चुअली में बेटा आपके एनसीईआरटी ने इस साल जो है चेंजेस कर दिए हैं। आपको याद है हमने सेल थ्योरी आपको पढ़ाई थी बेटा, उसके अंदर थोड़े से चेंजेस आपके जो है एनसीईआरटी ने कर दिए हैं साइंटिस्ट की, आपकी किसको लेकर, नागरिकता को लेकर, यानी कि नेशनैलिटी को लेकर, ठीक है बेटा। तो आपको वो भी जो है सही कर लेना है नई एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। देखो जरा ध्यान से आओ। तो बेटा एनसीईआरटी ने आपका पता क्या चेंज करा, चलो मैं बता ही देता हूं यहाँ पर। तो आपको बेटा आपको याद होगा श्लीडन एंड श्वान हमने जो है लिखवाया था, ठीक है बेटा। तो श्लीडन तो आपके कहाँ के थे, जर्मन के थे, जर्मन बॉटनिस्ट। और जो श्वान थे वो आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो एनसीईआरटी ने बेटा उसको कटवा के वहां क्या करवा दिया है, वहां पर जो है उन्होंने ब्रिटिश हटा के जर्मन कर दिया है, यानी कि आपके अब दोनों साइंटिस्ट आपके जर्मन के हैं, ठीक है, श्लीडन एंड श्वान। बाकी आपको पता है श्वान जूलॉजिस्ट हैं और श्लीडन जो है वो है बेटा आपके बॉटनिस्ट। तो आप ये चेंज कर लोगे। हालांकि जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा तब मैं इस चीज को वापस से चेंज आपके करा दूंगा। और भी एनसीईआरटी में बेटा चेंजेस हुए हैं, ठीक है, बट हमने जो आपको पढ़ाया उसके अंदर अभी इतना ही चेंज हुआ है, ठीक है। बाकी जो और बाकी चीजें चेंजेस हैं वो तो हम नई एनसीईआरटी आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको दोहरा या शक रखने की जरूरत नहीं है। चलो आओ देखो। तो बेटा मैं क्या कह रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था जो आप सेल ऑर्गेनलीज देखते हो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई आपकी बेटा, क्या होगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये भी बेटा आपके क्या होती हैं, आर आल्सो एब्सेंट, ये भी बेटा एब्सेंट होती हैं। तो आप क्या लिखोगे, आर ऑल्सो एब्सेंट, आर ऑल्सो एब्सेंट। अब बेटा एक्सेप्शन आप यहां पर लिख लोगे, कैमल एंड लेमा, इनके अंदर क्या होता है, आप यहां पर लिखोगे एक्सेप्शन। तो बेटा एक्सेप्शन होते हैं आपके कौन, कैमल एंड लेमा। आपके क्या होते हैं बेटा, कैमल एंड लेमा जो है आपके एक्सेप्शन होते हैं। देखो जरा ध्यान से, आप यहां पर लिखोगे इस तरीके से, कैमल एंड, बेटा कैमल होगा ये, कैमल एंड लेमा जो आपके होते हैं बेटा, ये कौन हैं, ये हैं बेटा आपके मैमल, ये हैं बेटा आपके कौन, मैमल, ये हैं बेटा आपके मैमल। और मैमल होने के बावजूद देखो बेटा इनकी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, वो कैसी है बेटा, वो है इनकी न्यूक्लिएटेड एंड ओवल शेप्ड।
तो बेटा वो न्यूक्लिएटेड है और ओवल शेप्ड है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये पॉइंट? मैं हटता हूं, आपको तब दिख जाएगा। 1 मिनट कहाँ गया, हट। अब आपको बेटा दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, कैमल और लेमा जो होते हैं वो बेटा आपके मैमल हैं, और इनकी जो आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड सेल, वो एक्चुअल में कैसी है, वो न्यूक्लिएटेड है, और बेटा वो आपकी कैसी है, वो ओवल शेप की है। कोई किसी को इसमें कोई डाउट है? अब बेटा हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के बारे में, यानी कि अब आरबीसी के फॉर्मेशन के बारे में जो है बेटा इन डिटेल आपसे अब हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से आप देखिएगा। तो देखो बेटा जरा ध्यान से, जब हम बेटा आपसे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो बेटा इस प्रोसेस को हम कहते हैं एराइथ्रोपोएसिस। एराइथ्रो मतलब बेटा वही आपकी रेड ब्लड सेल की बात चल रहा है, और जो आपका पोएसिस मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटा आपका फॉर्मेशन, यानी कि एराइथ्रोपोएसिस का मतलब है आरबीसी का फॉर्मेशन। तो बेटा आपको ये टर्म हमेशा याद रहेगी, एराइथ्रोपोएसिस। व्हाट डू यू मीन बाय एराइथ्रोपोएसिस? द प्रोसेस बाय विच आरबीसीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एराइथ्रोपोएसिस। अब बेटा जब आप एराइथ्रोपोएसिस देखते हो तो एम्ब्रियो में अलग जगह पे होती थी, और आपके एडल्ट में अलग जगह पे होती है। और एम्ब्रियो में भी बेटा अर्ली एम्ब्रियो स्टेज और आपकी जो लेट एम्ब्रियो स्टेज है उसमें भी अलग अलग जगह पे होती थी। जब मैं बेटा अर्ली एम्ब्रियो स्टेज की बात करता हूं तो वो आपकी होती थी बेटा योक सैक में। जो बेटा आपका योक सैक का फॉर्म होता है ना, वहां पर आपकी कौन बनती है, आपकी अर्ली आरबीसीज बनती है। ठीक है, देन एम्ब्रियो में ही बेटा एक लेटर स्टेज आती है आपकी, जब आपके ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं तब वहां आपके बनने लग जाती है कौन, आरबीसी। अब वो ऑर्गन कौन से होते हैं ये सुनो, वो होते हैं बेटा आपके लिवर एंड स्प्लीन। कौन से होते हैं बेटा आपके, होते हैं लिवर एंड स्प्लीन। और एडल्ट के अंदर बेटा एक ही जगह पर आपकी ये बनती है, जो कि होता है बेटा आपका रेड बोन मैरो। क्या होता है बेटा, रेड बोन मैरो। जो आप बेटा हड्डियां देखते हो ना, इनके अंदर बेटा प्रेजेंट होता है आपका क्या बेटा, रेड बोन मैरो। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनके पास प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। इसी रेड बोन मैरो के अंदर बेटा कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि एक ऐसी सेल जो बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके क्या कहते हैं, सेल्स को फॉर्म कर सकती है। ऐसी सेल्स को हम कहते हैं आपकी स्टेम सेल्स। वैसे तो बेटा कभी आपने अगर सुना हो, वैसे तो आपके कोई चांसेस नहीं है आपने सुना हो मल्टीपोटेंट, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, नहीं चलो इतना डीप नहीं जाएंगे बेटा, ऊपर से ही रखेंगे चीजों को आसान। ठीक है, देखो तो बेटा हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज के बारे में। देखो जरा ध्यान से, जो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहते हैं बेटा इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा एराइथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहते हैं बेटा इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को कहते हैं एराइथ्रोपोइसिस। एराइथ्रोपोइसिस, एराइथ्रोपोइसिस दिख रहा है बेटा, एराइथ्रोपोइसिस। अब इसके अंदर आप बेटा ये टर्म्स को पकड़ो। एराइथ्रो का मतलब होता है बेटा आपके आरबीसी। देखो आप बायो में एक चीज पाओगे कि जो भी टर्म बनी है ना बेटा, वो शब्दों के जुड़ने से बनी है। तो खुद जो आपकी टर्म होती है वो चिक चिक के बता रही होती है एक्चुअली में यार मेरा मीनिंग क्या है, मेरा मीनिंग यार ये है। ठीक है, देखो तो आप यहां पर लिख लोगे बेटा एराइथ्रोपोइसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन। पोइस का मतलब क्या होता है, पोइसिस का मतलब होता है बेटा आपका फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी कि एराइथ्रोपोइसिस इस प्रोसेस को हम कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे बेटा ये कहा कि आपको जो है बेटा ये एम्ब्रियो में अलग जगह पे देखने को मिलती है, और आपके बेटा एडल्ट में अलग जगह पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 1 मिनट इसे सही करते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, जरा देखिएगा गौर करके। देखो ये आपका हो गया बेटा, और इन दैट सेम वे ये आपका आ गया। ठीक है, एक तो हम बात करते हैं बेटा आपसे एम्ब्रियो में, ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं बेटा एडल्ट के केस में, दूसरा हम बात करते हैं आपसे एडल्ट के केस में। अब एम्ब्रियो में जो आप देखते हो तो बेटा एम्ब्रियो में भी आपको 2 स्टेज देखने को मिलती हैं। एक तो होती है बेटा अर्ली स्टेज, एक होती है बेटा आपकी लेट स्टेज। अर्ली एम्ब्रियो स्टेज और एक हो गई बेटा आपकी लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज, लेट स्टेज। अब बेटा जब आप बात करते हो अर्ली स्टेज की, तो ये आपके कहाँ फॉर्मेशन होता है, इनका फॉर्मेशन होता है बेटा योक सैक में।
अब बेटा आपको लग रहा होगा ये सर ये योग सैक क्या होता है, तो बेटा अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट जब मैं आपको 12th क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब तो इन डिटेल इन सब की बात होगी, तो वहीं पर आप चीजों को जानना, ठीक है। जैसा मैं हमेशा करता हूँ बेटा, एनसीईआरटी से स्टिक करके चलता हूँ, जो चीज जिस जगह पर दे रखी है उसी जगह पर मुझे पर्सनली पढ़ाना अच्छा लगता है बेटा, बट अगर कहीं पर जरूरत ज्यादा होती है तो मैं उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, ठीक है। देखो जब बेटा हम लेट स्टेज की बात करते हैं तो ये बनती है आपके लिवर में और आपके स्प्लीन में, लिवर में और आपके बेटा स्प्लीन में। और पता है कमाल की बात क्या है, स्प्लीन में बेटा आपके बनती भी है, और स्प्लीन ही ऐसी जगह होती है जहां इनका डिस्ट्रक्शन होता है। स्प्लीन को ही बेटा आपका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, समझ रहे हो, यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय होने के लिए जाती हैं बेटा। जब हम बेटा एडल्ट की बात करते हैं तो आपके एडल्ट में बनती हैं बेटा किसके अंदर, आपकी रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो। अब बनती किस तरीके से आओ जरा ये भी देख लो। वैसे तो बेटा ये आपका टॉपिक है नहीं, मैं जो आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से बनती हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। बट आपको बेटा एज इट इज ये जो है चीज आपको याद नहीं रखनी है कि किस तरीके से एक्चुअली में इनका जो है आपका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आपको बेटा इतना डीप जाने की आपको पर्सनली जरूरत नहीं है। एज अ टीचर मैं जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, बट आपको एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से आ जाओ, या फिर नहीं बताएं। चलो बेटा मैं सिर्फ तुम्हें स्टेम सेल्स तक बता के छोड़ देता हूँ कि स्टेम सेल्स जो है बेटा वो आपका क्या फॉर्म करती है, आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये जितना भी चीजें कर रही हैं एक्चुअली में स्टेम सेल्स ही कर रही हैं। बाकी मैं आपको मुंह से बोल के बता दूंगा जिससे आप समझ जाओ, लिखते नहीं है, बता देता हूं वैसे आपको मैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो बोन बनाने दो मुझे, चलो बोन इससे बना लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये देखो जरा बेटा, कुछ इस तरीके से ही आपकी बोन होती है, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। बेटा पूरी नहीं बना रहा हूं मैं, थोड़ी सी बोन आपकी बना रहा हूं, तो जरा ध्यान से आप देखिएगा। तो बेटा ये दिख रहा है आपको बोन, अब देखो जरा ध्यान से, ये बोन आपको दिख रही होगी, ठीक है बेटा। देखो अब इस बोन के अंदर क्या होता है, इस तरीके से फिल होता है बेटा रेड बोन मैरो। देखो मैं रेड कलर से ही बना रहा हूं उसे, रेड बोन मैरो को, ठीक है। देखो ये देखो, ये देखो अब इस रेड बोन मैरो में क्या होता है बेटा, कुछ इस तरीके से आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जरा ध्यान से आप देखिएगा, ये दिख रही है बेटा पिंक कलर से कुछ मैं सेल्स बना रहा हूं। ये जो सेल्स होती हैं इनको कहते हैं बेटा स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स क्या होती हैं सर, कुछ बेटा हमारे शरीर में ऐसी सेल्स होती हैं जो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकती है, ठीक है। समझ रहे हो बेटा, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को जो है बेटा फॉर्म कर सकती है, और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकती है इन्हीं को कहते हैं बेटा आपकी स्टेम सेल्स। और यही वो स्टेम सेल होती है जो बेटा आगे जाके आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इन सबको फॉर्म करने वाली हैं। समझ में आ गया बेटा आपको, बेहतरीन तरीके से समझ में ये वाली बात आ गई होगी। अब किस तरीके से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बता दूं तुम्हें, चलो बेटा मुंह जुबानी बता रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। सुनो बेटा, स्टेम सेल होती है जिसका नाम होता है आपका हेमेटोसाइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट, सॉरी बेटा हीमोसाइटोब्लास्ट, हेमेटो नहीं हीमोसाइटोब्लास्ट। अब होता क्या है, इस सेल को बेटा कौन स्टिमुलेट करता है, कभी कभी क्या होता है बेटा आपके शरीर में, सपोज करो आपका ब्लड का लॉस ज्यादा हो गया है आपके जो है बेटा, फिर उस समय क्या होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन करने की नीड ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो बह चुकी है आपके शरीर से। तो उस समय क्या होती है, आपकी जो किडनी होती है ना वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है बेटा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, ये सबसे पहले तो बेटा किडनी से आपका ट्रेवल करता है कहां पर, रेड बोन मैरो में, फिर वहां जाके जो स्टेम सेल्स होती है जिसका नाम होता है बेटा क्या, आपके हीमोसाइटोब्लास्ट, उनको करता है ये स्ट्यूमुलेट। जब उनको वो स्ट्यूमुलेट करता है तो हीमोसाइटोब्लास्ट आपकी डिफरेंशिएट करके बनाती हैं बेटा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। फिर बाद में ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट आगे जाके बेटा कन्वर्ट होती है किसके अंदर, रेटिकुलोसाइट्स के अंदर। किसके अंदर बेटा, रेटिकुलोसाइट्स के अंदर। अब ये जो रेटिकुलोसाइट्स होती है ना, ये बेटा इमेच्योर आरबीसी होती है जिसके अंदर आपके प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। इसका बाद में होता है बेटा इसी रेटिकुलोसाइट्स का मैचुरेशन जिसके अंदर आपका फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 का रोल होता है, ठीक है बेटा। ये इसको करते हैं मैच्योर, और मैच्योर करने के बाद आपको वो आरबीसी देखने को मिलती है जो आप देखते हो। कैसी आरबीसी, एक ऐसी आरबीसी जिसके अंदर ना तो न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ना सेल ऑर्गेनेलीज देखने को मिलती है, जो कि आपको सर्कुलर शेप की देखने को मिलती है,
बाइकॉन्केव शेप की आपको देखने को मिलती है। ऐसे बनती है एक आपको आरबीसी। इसके अंदर तो बेटा मैंने आपके अभी भी काफी स्टेप्स को थोड़ा मिस डाउन कर दिया है, मिस कर दिया है। आपको उतना बता दिया जितना थोड़ा बहुत किसी ज्ञानी के मन में आपके कभी कभी होती है ना बेटा, किसी का मन करता है कि यार मैं इसको भी जान लूं, समझ रहे हो? तो इससे रिलेटेड जो है मैंने ये वाली बात आपको जो है बेटा मैंने क्या करा है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आपको बेटा ये लिखने की कोई भी नीड नहीं है। वैसे आपको पता होगा बेटा रेड बोन मैरो के अलावा येलो बोन मैरो भी आपके जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, समय आने पर बेटा जब बात करनी होगी तभी बात करी जाएगी, ठीक है। देखो वैसे मैं बता देता हूँ कहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है। तो बेटा देखो यहाँ पर आपके प्रेजेंट होता है, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, देखो एक मिनट, ये देखो बेटा यहाँ पर आपके प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो। देखो मैं बना देता हूँ, ये देखो बेटा इस तरीके से जो आपको दिख रहा है ये है आपका बेटा येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ये आपको दिख रहा होगा। तो बेटा मार्किंग कर दें अब, चलो आओ मार्किंग भी कर देते हैं। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा ये आपको क्या दिख रहा है, ये है बेटा आपका रेड बोन मैरो। अरे यार ये तो ज्यादा पतला हो गया, कोई ना। ये क्या है बेटा, ये है आपका रेड बोन मैरो, ये है बेटा आपका रेड बोन मैरो। ये क्या है बेटा, ये जो आपको दिख रही है ये है बेटा आपकी स्टेम सेल्स। ये क्या है बेटा, ये है आपकी स्टेम सेल्स। और जो यहाँ पर आपको दिखता है इस वाले पार्ट में, इसको हम कहते हैं बेटा आपका येलो बोन मैरो। वैसे तो बेटा हम आपको बोन पढ़ाएंगे, ठीक है, तभी हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे, बट अभी जितना मुझे बताना है उतना मैं बता देता हूँ। ये होता है बेटा आपका येलो बोन मैरो। वरना ऐसे तो चाहूँ तो बेटा मैं आपको एपीफाइसिस मेटाफाइसिस नहीं, अभी नीड नहीं है इन सब की, इतना ही जानो जितना मैं आपको अभी बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। रेड बोन मैरो दिख गया आपको, येलो बोन मैरो दिख गया आपको, स्टेम सेल्स दिख गए। अब ये स्टेम सेल्स का मतलब क्या होता है, चलो यहीं पर आप लिख लोगे। क्या लिखोगे, देखो जरा ध्यान से, तो आप इस तरीके से लिख लो बेटा, ये जो आप स्टेम सेल्स देख रहे हो, देखो स्टेम सेल्स कैन फॉर्म, ये स्टेम सेल्स जो होती हैं बेटा ये फॉर्म कर सकती हैं क्या, कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे कि बेटा कौन कौन सी, ये आपकी फॉर्म कर सकती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है बेटा, इन्हीं से फॉर्म होती हैं बेटा। एक मिनट यार, तो देखो आप यहां पर लिखोगे आरबीसी, लिखोगे यहां पर क्या बेटा डब्ल्यूबीसी, और यहां पर लिख दोगे बेटा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा मैंने जो बताना था मैंने आपको बता दिया, फिर से बता दूं एक बार, फिर से बता दूं इस प्रोसेस को। स्टेम सेल होती है बेटा जिसे हम कहते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। जब बॉडी में ब्लड लॉस हो जाता है या फिर किसी भी कारण से आपके आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, तो किडनी रिलीज करती है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो कि ट्रेवल करता है रेड बोन मैरो में, वहां स्टिमुलेट करता है हीमोसाइटोब्लास्ट को, ये डिफ्रेंशिएट करके बनाती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट होती है रेटिकुलोसाइट्स के अंदर, जो कि इमेच्योर आरबीसी होती है, जिसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाद में इसका मैचुरेशन होता है, कौन करता है, विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड करते हैं। और इसको जो है इसकी जो इसकी बेटा शेप होती है, कैसी शेप होती है इसकी, इसकी जो बेटा जो आपकी ओवल नहीं बेटा, ओवल नहीं, सर्कुलर बाइकॉन्केव जो शेप होती है वो शेप में लेके आता है, और जो है बेटा इसको ई न्यूक्लिएटेड कर देता है, यानी बिना न्यूक्लियस का भी वो इसे कर देता है, ठीक है बेटा। इसी को हम कहते हैं मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। देखो अब जरा ध्यान से आ जाओ, फिर बेटा इसके बाद आपको क्या जानना है, सुनो। जो आरबीसी होता है उसके अंदर बेटा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है, पिगमेंट है बेटा, इसी की वजह से रेड कलर आता है, ठीक है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, बता रखा है, बता देता हूं फिर भी। 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये वाली बात भी हमने बेटा पहले बता दी थी आपको, फिर से बता देंगे। रोल क्या होता है आरबीसी का, ये भी आप जानते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। वैसे तो बेटा न्यूट्रिएंट्स और अदर काम को भी कर आपको, अरे सॉरी बेटा वो तो ब्लड का है, आई एम सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, तभी यही पता नहीं देखो कहाँ निकल जाता है, मैं कुछ सोच रहा था। तो बेटा आरबीसी का आपका रोल क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है आपके रेस्पिरेटरी गैसेस को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपने समझ लिया। जीवन अवधि कितनी होती है इनकी, लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने समय तक जीवित रह पाती है बेटा, 120 डेज तक जीवित रह पाती है।
इसके बाद जो है बेटा इनको मरना होता है, ठीक है। तो बेटा ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है, जहां एक समय पर बनी थी बेटा, याद करो, लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज, स्प्लीन में, लिवर में बन रही थी। अब डिस्ट्रॉय होने के लिए भी बेटा स्प्लीन में ही आपकी जो है ये जाती है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी हम कहते हैं, ठीक है। देखो अब ये सारी बातें बेटा आप नेक्स्ट पेज पे लिख लोगे। देखो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे लिखोगे, ये देखो जरा ध्यान से, आप लिखोगे बेटा आरबीसी कंटेन, आरबीसी आपकी क्या कंटेन करती है, आप लिखोगे बेटा जो आरबीसी होती है वो आपकी क्या कंटेन करती है, आरबीसी कंटेन करती है बेटा हीमोग्लोबिन, आरबीसी कंटेन करती है बेटा आपके हीमोग्लोबिन, जिसे हम प्यार से एचबी कहते हैं। क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन को, एचबी कहते हैं, ठीक है बेटा। हीमोग्लोबिन कंटेन करती है। कैसे कलर का होता है ये हीमोग्लोबिन, बेटा ये आपका होता है रेड कलर का, रेड कलर्ड। कौन सा पिगमेंट होता है बेटा, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है ये, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। पूरा स्ट्रक्चर बेटा आपसे जो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अच्छे से डिस्कस करा था, ठीक है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है ये। और कितना प्रेजेंट होता है बेटा, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, लगभग बेटा 12 से 16 ग्राम जो है आपका हीमोग्लोबिन यानी कि आपका जो एचबी प्रेजेंट होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी हर एवरी 100 ml के अंदर 12 से 16 ग्राम आपको हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लड समझ में आ गया बेटा, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड, ठीक है। देखो रोल की बात कर लेते हैं बेटा, रोल क्या होता है आरबीसी का, तो आप यहां पर लिखोगे रोल ऑफ आरबीसी। तो क्या है आरबीसी का रोल, तो इसका रोल होता है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इसका रोल है बेटा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो बेटा ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है किसको, रेस्पिरेटरी गैसेस को, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। समझ में आ गया बेटा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बेटा इसके लाइफ स्पैन के बारे में, तो कितनी होती है इसकी जीवन अवधि, तो बेटा इसकी जो जीवन अवधि होती है बेटा वो आपकी होती है 120 डेज, 120 दिन तक ही ये बेटा जीवित रहती है। कौन, आपकी आरबीसी, 120 डेज। कहाँ डिस्ट्रॉयड होती है बेटा, आप लिखोगे डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, तो आप लिखोगे बेटा डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। तो ये आपकी डिस्ट्रॉयड होती है बेटा किस में, आपके स्प्लीन में, ठीक है। इसलिए स्प्लीन को हम कहते हैं क्या बेटा, आपके स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहते हैं बेटा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है बेटा। समझ में आ गया आपको, मैं हट जाता हूं जिससे आपको दिख जाए। तो क्या बेटा आपको ये सारी चीजें बेटा आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो जितना हमने आज एम लिया था उतना हमने आपको बेटा क्लियरली समझा दिया है, आपको मजा आ गया होगा। अब पढ़ते हैं बेटा एनसीईआरटी, अब आ जाते हैं आपकी प्यारी प्यारी एनसीईआरटी पर, जो कि पढ़ना सुपर इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आ जाओ, अब देखो बेटा एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो जरा ध्यान से। यू हैव लर्नड दैट all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances। तो बेटा आप क्या देखते हो, आप अब तक ये पढ़ चुके हो कि जितनी भी आपकी सेल्स होती हैं आपको समय समय पर उनको क्या पहुंचाना पड़ता है, आपको उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ती है, और जो अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं वो भी आपको बेटा हर सेल को समय समय पर प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। देखो आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, आल्सो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो आप क्या देखते हो कि इसके अलावा वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी आपके क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड, हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर आ हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज। तो आप क्या देखते हो बेटा, आप ये देखते हो कि जो आपके वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो आपके बेटा इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं सेल्स के अंदर, इनको आपको कंटिन्यूअसली क्या करना होगा, वहां से हटाना होगा, जिससे कि आपके जो टिश्यूज की हेल्दी फंक्शनिंग हो सके। और टिश्यूज की हेल्दी फंक्शनिंग होगी तो बेटा आपकी बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग होगी और आप बहुत ही अच्छे से स्वस्थ रहोगे, ठीक है। देखो आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, आगे एनसीईआरटी आपसे कहती है बेटा, देखो आगे एनसीईआरटी कहती है इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द। तो बेटा एनसीईआरटी ये कहती है
इसलिए बेटा हमारे पास एक एफिशिएंट मैकेनिज्म होना जरूरी है। किसके लिए? फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। तो बेटा इन्हीं सब्सटेंसेस के आपके एक एफिशिएंट मैकेनिज्म हमें इसके लिए नीड है, किसकी? इन्हीं सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए, कहां तक? सेल्स तक पहुंचाने के लिए, और सेल से वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या बोल रहा हूं मैं यार बेटा, यूजफुल सब्सटेंसेस को सेल्स तक पहुंचाने के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से निकालने के लिए आपको जो एक एफिशिएंट मैकेनिज्म की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, देखो देखो बेटा, सब हमने अपने नोट्स में लिखाया है ये सब। देखो बेटा, डिफरेंट, आप क्या देखते हो? डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बेटा आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ने जो है बेटा इसी चीज को करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को जो है बेटा क्या करा है, उन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट मेथड्स को अपनाया है। जैसे कि देखो, जैसे कि आप क्या देखते हो? सिंपल, आप क्या देखते हो? आप देखते हो जैसे कि बेटा जो सिंपल होते हैं, कौन? सिंपल ऑर्गेनिजम्स। आप क्या देखते हो? सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पंजेस एंड सीलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स थ्रू their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances। तो आप बेटा क्या देखते हो? आप देखते हो जैसे कि बेटा स्पंजेस मतलब बेटा किसकी बात कर रहा है? ये आपकी बात कर रहा है बेटा पॉरीफेरा की। आप देखते हो जैसे कि बेटा पॉरीफेरा में स्पंजेस हो गई। सीलेंट्रेट्स में जैसे कि बेटा आपके सीलेंट्रेट क्या है बेटा? आपका फाइलम है, उसमें एग्जाम्पल है उसका हाइड्रा। तो ये सब लोग क्या करते हैं? ये बेटा एक्वेटिक हैं, आपके कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं आपके? ये सर्कुलेट करते हैं बेटा, जो सराउंडिंग में इनका वाटर प्रेजेंट होता है उसे अपनी बॉडी कैविटी के अंदर लेके आते हैं और इसी के थ्रू बेटा आपके एक्सचेंज करते हैं इन सब्सटेंसेस को। ठीक है, आपको समझ में आ गया? लोअर ऑर्गेनिज्म यही होते हैं बेटा आपके क्या? इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है, फिर आप क्या देखते हो? देखो जरा ध्यान से, आप देखते हो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। तो आप क्या देखते हो? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेटा क्या करते हैं? वो स्पेशल फ्लूइड्स को यूज करते हैं। वो स्पेशल फ्लूइड्स जैसे कि बेटा ब्लड हो गया, आपका लिम्फ हो गया, इन्हीं सब्सटेंसेस को बेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, देखो ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस। तो बेटा ब्लड आपके क्या कर, आपका जो ब्लड होता है ना बेटा, ब्लड जो है वो मोस्ट कॉमन यूज्ड फ्लूइड है जो कि आपके बेटा हायर ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस भी ब्लड को ही यूज करते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट के लिए। फॉर दिस पर्पस, इसी पर्पस को पूरा करने के लिए। ठीक है, अनादर बॉडी फ्लूइड जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? लिम्फ कहते हैं। आल्सो प्रेजेंट इन द आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। तो बेटा बॉडी फ्लूइड, एक और बॉडी फ्लूइड ब्लड के अलावा आप पढ़ते हो जिसे हम लिम्फ कहते हैं, वो भी बेटा आपके इन्हीं सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू फ्लूइड। तो आप बेटा क्या पढ़ोगे? आप इसी चैप्टर के अंदर पता है क्या पढ़ोगे? कंपोजिशन पढ़ोगे ब्लड का, इसके अलावा प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ब्लड की, लिम्फ की, जिसे हम बेटा टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो एक्सप्लेन्ड हियर इन। और यहीं पर बेटा आपका जो है मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को भी आपके क्या करा गया है? एक्सप्लेन करा गया है इसी चैप्टर के अंदर। देखो अब जरा ध्यान से, सबसे पहले आ जाता है बेटा आपका ब्लड। तो देखो ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा आपका कैसा है? स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो बेटा इसके पास क्या क्या है? इसके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और इसके अलावा क्या है बेटा? इसके पास है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स। किसी को कोई शक इस लाइन में कोई नहीं होगा। देखो फिर एनसीईआरटी बात करती है प्लाज्मा के बारे में। देखो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड। तो बेटा प्लाज्मा कैसा है आपका? स्ट्रॉ कलर्ड है। विस्कस फ्लूइड है बेटा, कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। लगभग बेटा 55% ऑफ ब्लड ये होता है, जिसमें से 90 से लेकर 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, जिसमें से बेटा 90 से लेकर 92% तो प्लाज्मा में पानी ही पानी है आपका। एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट, जिसमें से बेटा प्रोटीन कंट्रीब्यूट करते हैं 6 से 8%। फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन्स। तो बेटा फिब्रिनोजन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ये आपके मेजर
प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो बेटा फिब्रिनोजेंस और प्रोथ्रोम्बिन की आपको नीड होती है किसके लिए, क्लॉटिंग के लिए और कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए, ठीक है। ग्लोबुलिन्स प्राइमरीली आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो बेटा जो ग्लोबुलिन होते हैं वो आपके प्राइमरीली इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, आपके डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी में। यानी कि बेटा ये बात कर रहा है एक्चुअली गामा ग्लोबुलिन के बारे में, ठीक है, लिख दूं मैं यहाँ पे बेटा, ये एक्चुअली में बात कर रहा है गामा ग्लोबुलिन के बारे में। एंड द एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। और जो एल्ब्यूमिन होते हैं वो बेटा आपकी मदद करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस में, जो कि आप आगे पढ़ोगे। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। तो बेटा प्लाज्मा आपका कंटेन करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जैसे कि सोडियम हो गए, कैल्शियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, आपके बाइकार्बोनेट हो गए और आपके क्लोराइड आयंस हो गए, ठीक है। देखो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। तो बेटा ये जो लाइन लिख रहा है ट्रांजिट इन द बॉडी, इसका मतलब है कि हमेशा मूव करते रहते हैं एक सेल से दूसरी सेल में, ठीक है। देखो फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। देखो ये वाली लाइन इसने यहाँ पर लिखी है। तो जो फैक्टर्स आपके बेटा ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, वो आपके इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नहीं तो बेटा ब्लड कोई ना क्लॉट कर दें आपके अंदर ही अंदर। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो बेटा आपको ये लाइन मिल गई, समझ में आ गया। जब आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हो तो उसी को हम कहते हैं आपके सीरम। क्या बेटा जितना भी मैंने अब तक एनसीईआरटी में पढ़ाया है कि आपको हमारे नोट्स में मिल गया, तो पता लग गया मैं क्यों कहता हूं हमेशा ये हाईली एफिशिएंट नोट्स हैं बेटा। ये वो नोट्स हैं जो आपको बेटा 360 आउट ऑफ 360 दिलाने वाले हैं नीट में। टॉपर्स के नोट्स बेटा, यानी कि टॉपर्स भी इन नोट्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो आ जाओ बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो बेटा नोट्स जिसने अच्छे से कर लिए ना 2 से 3 बार और एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली, बेटा कोई नहीं रोक सकता उसे। डेडली कॉम्बिनेशन, मैं फिर कह रहा हूं डेडली कॉम्बिनेशन। बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएगा तुम्हारा ये भाई, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो बेटा हम ये जानते हैं जो आपके इरेथ्रोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, प्लेटलेट्स। इरेथ्रोसाइट्स मतलब बेटा आपके आरबीसी की बात चल रही है, ल्यूकोसाइट मतलब बेटा आपके डब्ल्यूबीसी की बात चल रही है, प्लेटलेट्स आप जानते ही हो जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इन सबको मिला के कहते हैं आपके क्या बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। और ये बेटा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यानी बनाते हैं कितना, 45% ऑफ ब्लड। बाकी 55% आपका होता है प्लाज्मा, जिसमें हम शुरुआत करते हैं इरेथ्रोसाइट से। देखो इरेथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। तो बेटा जो आपके इरेथ्रोसाइट्स या आरबीसीज होते हैं आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द ब्लड। तो बेटा मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल आपके होते हैं, ठीक है। A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million of RBCs per millimeter of blood। तो बेटा आप क्या देखते हो, पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड, यानी कि 0.001 ml के अंदर 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन आरबीसीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखो आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन रेड बोन, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन द एडल्ट। तो एडल्ट में बेटा रेड बोन मैरो में फॉर्म होती है आपके आरबीसी। RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and are in biconcave in shape। तो बेटा आप क्या देखते हो, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में जो होता है आरबीसीज में बेटा आपके जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। डिवॉइड मतलब होता है बेटा एब्सेंट, वो बिना न्यूक्लियस के होती है, ठीक है। और बाइकॉन्केव होती है किसके अंदर, आपकी शेप के अंदर। एक्सेप्शन क्या है, कैमल एंड लेमा। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो बेटा उनके पास रेड कलर आयरन कंटेनिंग एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स। इसलिए बेटा इनका जो कलर होता है इसी वजह से जो है इनका नाम पड़ा है आपके, ठीक है। जो आपके रेड ब्लड सेल्स होती है ना वो इसी के कलर की वजह से होती हैं। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो आप क्या देखते हो, एक हेल्दी इंडिविजुअल में बेटा लगभग 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आपका प्रेजेंट होता है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases। तो बेटा ये जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी आरबीसीज होती हैं, इनका जो रोल होता है वो होता है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ 120 days
आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, इसलिए स्प्लीन को कहते हैं बेटा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो आपको समझ में आ गया बेटा, मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपने बेटा पता क्या देखा, लगभग पूरी की पूरी एनसीईआरटी रीडिंग आपकी 10 to 12 मिनट्स में हो गई, बट इसका बेस बनाने के लिए, इसको समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है बेटा, समझ रहे हो आप। 1 hour 45 मिनट्स आपको बेटा पढ़ाना पड़ता है, तब जाके आप इतनी एनसीईआरटी की लाइंस को बता पाते हो। तो बेटा इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं सम अप करते हैं, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं आपने इस लेक्चर को यहां तक देखा। अब बेटा इतना कर लिया है आपने, इस लेक्चर को देख लिया है, तो एक काम और करना, प्यारे प्यारे नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स नहीं बना रहे हो तो इस लेक्चर को देखने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरा काम क्या है बेटा, रिवीजन कर लेना। बाकी रैपिड रिवीजन में हम मिलेंगे इसके जल्दी। तो ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, हम रैंक फोड़ने में आपकी मदद करेंगे, आप रैंक को फोड़ोगे, ठीक है बेटा। कॉलेज ही नहीं, आपको सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं जाना है, आपको रैंक फोड़नी है बेटा। 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में लेके आने हैं, इसमें आपके भैया कुशल भैया आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।